सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका, चाहे लोअर का प्रीलिम हो या फिर अपर का प्रीलिम, दोनों ही कंडक्ट होने वाले हैं। आपकी तैयारी भी अकॉर्डिंगली सही चल रही होगी। अगर आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक कुछ देखना है तो सबसे पहले आप सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज, उसके बाद आप कोई बुक पढ़ने बैठना, है ना। एक ओवरऑल आपको एक पिक्चर दिमाग में रहती है कि अच्छा क्या इसका एरिया है, क्या कोर एरिया है जहाँ से बार बार पूछ रहा है, ऐसा क्या एरिया है जहाँ पे ये थोड़ा सा बियॉन्ड द टेक्स्ट चला गया है, जो बुक है उससे थोड़ा सा बाहर चला गया है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी में उसका ध्यान रखना है, अदरवाइज फिर भटक जाओगे, बहुत कुछ तैयार करते रहोगे और जो एक्चुअल में कोर है उसको मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी की एक वीडियो शायद 8 घंटे की है, 8.5 घंटे की है, वो उसमें अपलोडेड है। आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके उसको देख सकते हैं। कंप्लीट पॉलिटी आप डाल देना, उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन की जो भी इसमें जितने क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो सारे देखने हैं, सोल्व करके देखने हैं। पीडीएफ में भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने सालों के हैं, तो ये 2000 से लेके अब तक उत्तराखंड अपर के जितने एग्जाम हुए प्लस लोअर के, साथ ही साथ एसीएफ, आरएफओ और किसी और एग्जाम में जो भी पॉलिटी से पूछा गया है उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में, उसका इसमें आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अब इसमें ईयर वाइज मुझे भी नहीं पता है कि इसमें किस हिसाब से अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो आप कोई नहीं, वो तो एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि सभी सॉल्व करने हैं आपको, तो किसी भी ईयर के हों उससे क्या मैटर है। आपको बस अच्छे से इसको सॉल्व करना है, देखना है, सीखना है और फिर अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से आपको करनी है। अब देखिए, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्धारित होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो 3 है, 7 है, 8 है, 5 है। पता है आपको? नहीं पता तो ये क्या है, आपकी सीधे सीधे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आइडिया आप लगा लोगे कि 3 ही होंगे क्या, 7 ही होंगे क्या, 8 होंगे, 5 होंगे, इसमें कोई आइडिया नहीं लगा सकते आप। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, ये है अपना एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उत्तराखंड से कुल 5 एमपी जाते हैं। ठीक, उनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जो क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं। जैसे एक है आपका नैनीताल उधम सिंह नगर, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है पौड़ी गढ़वाल, चौथा टिहरी गढ़वाल और पांचवा हरिद्वार। हार्डवेयर लिख दिया इन्होंने, हरिद्वार है। ठीक, तो 5 पता चले। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो कि एक हुआ आपका नैनीताल उधम सिंह नगर, नैनीताल उधम सिंह नगर ये पूरा हो गया। ठीक, दूसरा है अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा हुआ। ठीक, देन आपका गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, देहरादून वगैरह, ये सब आसपास के इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में एडजस्ट हो जाते हैं। आपको सिर्फ ये 5 ही याद रखने हैं, क्योंकि 5 ही है। एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप याद रखें कि अभी कहाँ से कौन कौन है। जैसे टिहरी गढ़वाल से, टिहरी क्या है देखिए, पहले से एक रियासत थी, है ना, प्रिंसली स्टेट था। तो वहाँ के जो राजा थे वो तो अब इंडिया में उनका विलय हो चुका है। अब जैसे विलय हुआ तो उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, राजा तो फिर भी रहे। तो ये वहाँ से फिर चुनाव लड़ने लगे और पूरी इनकी डायनेस्टी तब से लेके अब तक सत्ता में है। ठीक है, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, ये अभी वहाँ से एमपी हैं। ऐसे ही हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पहले हमारे सीएम भी रहे हैं, पहले नहीं इसके पहले ये सीएम भी रहे हैं। ठीक, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से हैं। अनिल बलूनी ये पौड़ी से हैं। अजय टमटा अल्मोड़ा से हैं और अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर। तो इधर से तो अजय हैं, ठीक है, दोनों अजय ही हैं। बाकी अनिल बलूनी
गढ़वाल, ठीक। तो ये तीनों ए हुए, ट्रिपल ए, ठीक। याद रहेगा, वोटिंग परसेंटेज आपको याद नहीं रखने, 5 थे। नेक्स्ट टाइम कभी पूछ ले कि यहाँ से कौन निर्वाचित है, तो आपका ये आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये बना आपका। कितना आएगा आंसर? 5 है, ठीक है, 5। अब उत्तराखंड राज्य की स्थिति को अस्तित्व में आया, तो ये तो आपको रट्टा लगाना है। 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2001 नहीं, यहाँ भी 2001 है, ये भी 2001 है, सिर्फ यही है जो सही आंसर है, ठीक। खुद से भी लगा लोगे। बात क्या है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उल्टा सीधा कहीं से भी पूछ लेता है। आप एकदम कोर तैयार करके जाओगे, समझ के जाओगे, आराम से क्वेश्चन बना लोगे, बिल्कुल भी इतना टफ नहीं है। ऐसे ही उत्तरांचल का नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस में अस्तित्व में आया, ठीक है। तो 2000 में आया क्या? तो इसके पहले देखिए, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। जब उत्तराखंड बन रहा था, इसकी डिमांड हो रही थी, तो एक बात जो चल रही थी शुरुआत में, तो बीजेपी एक तरह से 1980 से इस बात को उठा रही थी कि उत्तराखंड चलिए बनना चाहिए, लेकिन उसका नाम एक अलग राज्य का पृथक नाम जो होना चाहिए वो उत्तरांचल होना चाहिए। उत्तरांचल, उत्तरांचल मतलब उत्तर का आंचल, ये थोड़ा सा अच्छा नाम लगता है। जबकि कुछ लोग उत्तराखंड की बात कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड एक तरह से ये जो खंड है, लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि खंड ना ये अलगाववाद को दिखाता है। अलगाववाद कि मीन्स आप अलग होना चाह रहे हो, अलग पहचान है, सब कुछ अलग है। तो उत्तरांचल उत्तराखंड की ये पहले से ही एक डिबेट चल रही थी। इसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, और इसको यहाँ का जो रीजनल ग्रुप था जैसे यूकेडी वगैरह, ये इस बात को उठाते थे। अब ठीक है, 1990 में भी बात चलती रहेगी। जैसे ही अलग राज्य बनता है 9 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और राज्य में भी बीजेपी की ही सरकार थी। नित्यानंद स्वामी जी पहले सीएम बनते हैं। तो होता क्या है, लोग बोलते हैं कि भाई इसका नाम, क्योंकि बीजेपी इसको प्रमोट कर रही थी, तो उत्तरांचल बना है, बनाया भी बीजेपी ने है, मतलब बीजेपी ने नहीं, बीजेपी की सरकार ने बनाया, तो इसका नाम उत्तरांचल ही रखा शुरू में। लेकिन इसके बाद भी बात शांत नहीं होगी, बात जितनी भी है, क्योंकि जो उत्तराखंड बना वो बेसिकली 3-4 मुद्दों पे बना। पहला, पहाड़ी अस्मिता, कि हमारी हिल आइडेंटिटी है, हम यूपी है, हम यूपी जैसे नहीं है, हमारी अलग भौगोलिक स्थिति है, हमारी अलग अस्मिता है, हमारा कल्चर है, लैंग्वेज है, फूड है, तो हमारी अलग पहचान है, हमें अलग पहचान चाहिए, तो हिल आइडेंटिटी। दूसरा, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म भी था ना इसके कोर में, कि भाई ये एक अलग रीजनल आइडेंटिटी है, ये प्लेन नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ प्लेन में अंतर है, इसीलिए हमारा एक अलग हमारी डिमांड हो, हमारी अलग इशू है, इसलिए हमारा पृथक राज्य की एक डिमांड है, ठीक। तीसरा, यहाँ की जो कल्चर है उसके लिए भी बोला गया कि हमारा जो स्कंद पुराण है उसमें लिखा गया है कि अलग अलग खंड में इसको डिवाइड किया गया है, कि उत्तरांचल एक तरह से इसको मानस खंड बोलते हैं, मानस खंड, इसको केदार खंड, तो मानस खंड है, केदार खंड है, तो इसमें भी तो खंड है। क्या ये अलगाववाद को दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है, ये अलगाववाद को नहीं दिखा रहा है, तो फिर हम उत्तराखंड नाम क्यों नहीं रख सकते? और चलिए ये अलगाववाद को दिखा रहा है, तो आपने झारखंड क्यों रखा? फिर उसमें भी तो खंड है। तो कुल मिला के ये बात लॉजिकल लगी, सबको समझ में आई, और इस पर एक आम सहमति बनी कि हाँ ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इसको बनाया जाए या इसके नाम में परिवर्तन किया जाए। लेकिन क्योंकि अभी जस्ट हमने बनाया है, तो एकदम से परिवर्तन करना आसान नहीं है, धीरे धीरे हम इसको बना देंगे, ठीक। तो 2006 में एक्ट पारित होता है और उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड हो जाता है ना। इसके पहले आप जितनी गाड़ी देखोगे, सपोज उस पर लिखा हुआ है यूए नंबर होता है ना, UA 07, कहाँ का? देहरादून का होगा, तो उत्तरांचल 07,
तो ये इसका मतलब आप समझ लेना 2006 के आसपास की, उससे पहले ये बाइक गाड़ी जो भी है। ऐसे ही यूके लिखा हुआ है तो नया राज्य बनने की बात की होगी, है ना। बहुत गाड़ी पे देखता हूं मैं भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए क्या है, अब 2000 तो इसमें होगा नहीं, ठीक, ये 2003 भी नहीं होगा, 2006 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये 2006 में क्या हुआ, नाम परिवर्तन हुआ, अधिनियम आया, एक्ट आया। लेकिन जब गैजेटेड नोटिफिकेशन आ जाता है, इंप्लीमेंटेशन जब इसका शुरू होगा, तो वो 2007 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो चलिए आपको रटवाने से अच्छा एक बार इसको देख लो कितने जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, देखो ये तो आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक, ये सब हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश है। ये चाइना है, तिब्बत है वैसे, लेकिन अब तो चाइना ही इसको काउंट करेंगे। ठीक है, चाइना, तिब्बत, और ये नेपाल है। तो अब आप देखो, एक तो ये वाला हुआ, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला। ठीक, 2 3, 3 तो ये हुए। ऐसे ही नेपाल भी तो इंटरनेशनल में आएगा ना। एक आपका हुआ चंपावत, और ये थोड़ा सा उधम सिंह नगर। ठीक, ये तो पूरा पिथौरागढ़ ही है। ठीक, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, 3 इधर 2 इधर, 5 ऐसे जिले हैं जो किससे बाउंड्री शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री। पूछेगा कि ऐसा जिला जो सिर्फ चाइना से बाउंड्री शेयर करता है, तो 1 2 3, 3 जिले हो गए। वो पूछेगा ऐसा जिला जो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो ये देखिए ये वाला जो जिला आएगा ना अपना, ये तो ये 2 से शेयर कर रहा है, एक तरफ तो ये चाइना है, एक तरफ नेपाल है। ठीक, तो इस तरीके से आपको बस देख के, अगर आपने इसके पहले ज्योग्राफी की लेक्चर देखे होंगे अपने, एक ही लेक्चर है 8-10 घंटे का, तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल्ड में है। अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। अब चलिए, जब हमने इसको देखा ही है तो एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या देखना है आपको, क्या देखना है, तो ये जिलों वाला आपको समझ में आ गया कितना है, क्या है, कैसे। ठीक, पता होगा वैसे सबको जनरली, जिसको नहीं पढ़ा है, जो पहली बार देख रहे हैं, आपके लिए भी सिर्फ विजुअलाइजेशन है, देख लो इसको आराम से, कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि समझना पड़े। अब आपसे वो पूछेगा, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एकदम ईस्टर्न मोस्ट मीन्स ये जो है, ये ईस्ट है, ये पूरब है ना, ये पश्चिम है, वेस्ट है। तो वेस्ट में किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, ईस्ट में किससे कर रहा है, नेपाल से। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि देख के बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो सबसे ईस्ट में है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो आप खुद पहले देखो, समझो क्या है। ठीक है, आंसर देखा आपने, नहीं देखा तो अब देख लो। ईस्ट में देखिए, सबसे ईस्ट में तो ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें ईस्टर्न मोस्ट देखना है कि भाई देखिए ये जो है ना, ये पिथौरागढ़, ये है जो सबसे एकदम ईस्ट में जा रहा है। अगर पिथौरागढ़ यहीं पे ख़त्म हो जाता तो चंपावत आ जाता, है ना, लेकिन पिथौरागढ़ थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, इस वजह से ईस्टर्न मोस्ट ये हुआ। वेस्टर्न मोस्ट आपको देखना है तो क्या होगा वेस्टर्न मोस्ट, देखिए उत्तरकाशी तो है इधर, हरिद्वार, हरिद्वार थोड़ा सा वेस्ट में नहीं है, ये है, लेकिन ये देहरादून ना थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो इधर देहरादून हो जाएगा वेस्टर्न मोस्ट में। ठीक, नदन मोस्ट में ये आपका उत्तरकाशी देखिए एकदम ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से आपको बैठ के मैप को विजुअलाइज करना है। साउथ में, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। बस इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा ये देखते चलना है।
है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, कितने जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, तो कितने हैं, 5 हैं, 5 है, समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे वर्तमान में, मीन्स उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मैंने आपसे देखिए इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि उत्तराखंड में जितने भी इंस्टीट्यूट, चाहे गवर्नर हो, सीएम, सब कुछ फर्स्ट आपको याद रखने हैं, ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से पूछता है, चाहे स्पीकर हो, पहली महिला स्पीकर हो, पहली जज हो, कुछ भी जो पहला है उसको तो आपने टिक कर लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने पूछा था, लास्ट ईयर 2024 में पहली महिला कैबिनेट सेक्रेटरी बनी थी रितु भंडारी जी, ठीक है, नहीं राधा रतूड़ी मैम, राधा रतूड़ी, ठीक है। तो अब PYQs आपने अगर देखे होते उसके पहले, तो मैंने आपसे, चाहे वीडियो देख लेना पहले जाके, आपसे बोला था कि वो पहला पूछता है और पहला पूछेगा तो राधा रतूड़ी जी के बारे में पक्का पूछने वाला। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है उत्तराखंड की, तो राधा रतूड़ी। ऐसे ही आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके NP नवानी, ठीक। आयोग कब बना, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 2001 को आयोग बना। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, मीन्स कहाँ पे है, हरिद्वार बेस्ड है, कभी देहरादून आप लगा दो, हरिद्वार में है, ठीक। तीसरी चीज, जो अपॉइंटमेंट होती भी है, सपोज जो चेयरमैन है, इनकी अपॉइंटमेंट करता है कौन है, मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल नहीं, गवर्नर करते हैं, ठीक। अब इसके आगे पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में कौन है, तो रवि दत्त जी हैं, रवि दत्त गोदियाल, ठीक। याद रहेगा, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा यहां से, ठीक। आप निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल गवर्नर, तो देखिए फिर से पहला पूछा हुआ है, तो हम गवर्नर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है ना, कभी कभी आपसे पूछ लेगा, 4 नाम देगा, पूछेगा इसमें से कौन से उत्तराखंड के गवर्नर नहीं रहे हैं, तो 3 रहे होंगे, 1 नहीं, तो उसमें से ऑड वन आउट करना आपके लिए चैलेंजिंग है। तो एक बार उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं प्लस जो उत्तराखंड के CM हैं, ऐसे ही उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके बारे में आपको पूरा क्रोनोलॉजी में देखना है, वो ज़रूरी है ना। बाकी चाहे आप मत देखना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो पहला, तो पहले गवर्नर कौन थे, आपसे जब पूछेगा पहले गवर्नर कौन थे, उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, तो पहले गवर्नर थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। तो फर्स्ट कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, SS बरनाला। उनके बाद सुदर्शन अग्रवाल जी आए, ठीक है। फिर ऐसी बनवारी लाल जोशी, मार्गरेट एल्वा, ठीक। बाद में अजीज कुरैशी, फिर KK पॉल साहब, बेबी रानी मौर्य और गुरमीत सिंह। तो वर्तमान में कौन है, गुरमीत सिंह। पहले कौन थे, सुरजीत सिंह साहब, ठीक है, याद रहेगा। पहले और लास्ट वाले या फिर जो वर्तमान वाले हैं वो तो आपको याद हो गए। अब पहली महिला आपको देखना है, तो पहली महिला ये है, फर्स्ट वीमेन मार्गरेट एल्वा। एक और आएंगी इनके बाद, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। तो ये सेकंड वीमेन हो जाएंगी। तो वो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड की अब तक कुल कितनी महिलाएं गवर्नर रह चुकी हैं, तो सिर्फ 2 हैं, ठीक। बाकी पहले आपको पता है, ये फर्स्ट है और ये करंट है, इतना आपको पता है। तो 3-4 नाम तो आपको वैसे ही याद हो गए। देखिए सुरजीत सिंह बरनाला, गुरमीत सिंह 2, बेबी रानी मौर्य और मार्गरेट एल्वा 2, ये याद हो गए 4, ठीक। 4 बचे, KK पॉल साहब, अजीज कुरैशी, जोशी जी, अग्रवाल जी। एक बार दिमाग में कहीं टच हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है, रह जाएगा याद आपको। चलिए, तो आपका अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था इसमें। निम्नलिखित में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल, तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर श्रीमती मार्गरेट एल्वा,
कमला बेनीवाल थी क्या? नहीं। मृदुला सिन्हा? नहीं। शीला दीक्षित? नहीं। ठीक। और दूसरी पूछने लगे तो बेबी रानी मौर्य। ऐसे ही उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ फर्स्ट 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 वो पूछे जा रहा है। तो फर्स्ट आपके देवी दत्त पंत, डीडी पंत थे। ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा उत्तराखंड क्रांति दल भी आपको देख लेना चाहिए साथ में, ताकि अगर बाद में कभी यूकेडी पे क्वेश्चन पूछे तो वहां से आप गलती नहीं करो, है ना। ये देखिए, ये उत्तराखंड क्रांति दल कब बना था? 1979 में बना था। पहली चीज, क्यों बना था? क्योंकि 1979 से पहले फ्रेगमेंटेड चीजें चल रही थी। कोई एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी उत्तराखंड की जो अपनी आवाज उठा सके, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिप्रेजेंट करना था यूपी में। यूपी में पहले से ही उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन कम था। उसमें से भी अगर यहाँ के रीजनल लीडर नहीं जाएंगे, जो रीजनल किसी पार्टी या इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो पहले ये आएंगे, फिर ये पार्टी बनती है, फिर इसी के एक रानीखेत से वो सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट क्या इलेक्टेड होते हैं, फिर जाते हैं विधानसभा में। तो असल में क्या है, उत्तराखंड क्रांति दल एक रीजनल पार्टी है जो रीजनलिज्म को, इन सबको सपोर्ट करती है। पहले इसके बारे में देखते हैं। तो लीडर इसके कौन कौन थे? शुरू में देखिए यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल। तो लीडर इसके आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना बस, देवी दत्त पंत, डीडी पंत, इंद्रमयी बडोनी, इनको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का गांधी भी बोलते हैं, उत्तराखंड का गांधी। तो जितने नाम हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, उत्तराखंड का गांधी। ऐसे ही काशी सिंह एरी, दिवाकर भट्ट, सुरेंद्र कुकरेटा। ठीक। कब बनी? 26 जुलाई 1979। तो 1979 को बनी। 26 जुलाई याद नहीं भी रहे। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो देहरादून में है, क्रांति भवन। आइडियोलॉजी क्या है इनकी? रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, क्योंकि क्षेत्रवाद के नाम पे ही बनी थी। प्रोटेक्शनिज्म, कि हमें अपना कल्चर, ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट रखनी है। ठीक, थोड़ी कंजर्वेटिव है ना। ऐसे ही सिविक नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, समाजवाद, सबका बंटवारा लेकिन एक लोकतांत्रिक रूप से। सेक्युलरिज्म, सभी धर्म समान है। पॉलिटिकल पोजीशन थोड़ी सी सेंटर से लेफ्ट है। सेंटर लेफ्ट आप जानते हो ना। राइट विंग आपकी होगी बीजेपी, है ना, कह सकते हैं। अब तो कैसे, वैसे आइडियोलॉजी ना कुछ रही नहीं है, किसी की भी कोई आइडियोलॉजी रही नहीं है, क्योंकि राइट विंग का मतलब होता था कंजर्वेटिज्म। आप प्रोटेक्शनिज्म पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करोगे। लेकिन आप देखो बीजेपी सबसे ज़्यादा इस टाइम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है ना। उन्मुक्त व्यापार, एकदम फ्री ट्रेड, सब कुछ इंटीग्रेट होना चाहिए। जो मार्केटिज्म हम लेके आएंगे, बिल्कुल समाजवाद नहीं, कैपिटलिज्म कि जो बिजनेसमैन है उनको बढ़ावा देंगे, कैपिटलिज्म। जबकि जो ऐसी राइट विंग पार्टी होती है उनका क्या स्टैंड होता है? कंजर्वेटिज्म, प्रोटेक्शनिज्म। तो इन चीज़ों के एकदम उल्टा है, गलत और सही की बात नहीं है। दूसरी तरफ है लेफ्ट विंग, इसमें आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आती है, CPI-M, मार्क्सिस्ट। ठीक। तो CPI-M एकदम लेफ्ट में है। ये सब कुछ ओपन चाहते थे कि भाई लिबरल इनको बोल सकते हैं, उदार विचारों के हैं, सब कुछ ओपन सोसाइटी, बॉर्डरलेस, स्टेटलेस। मीन्स एक तरीके से अगर मार्क्स की आप लैंग्वेज में ही बोलो तो वो स्टेटलेस या फिर कोई भी लीडर हो नहीं, उस चीज़ के सपोर्ट में थे। क्योंकि जब कोई लीडर ही नहीं होगा तो बाकी सब इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे तो फिर किसी में किसी को डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकता, हैव एंड हैव नोट्स की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये उस पार्टी से थे। अब बीच में सेंटर बचता है। सेंटर में बोला जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक, लेकिन कोई भी कहीं भी स्टेबल नहीं है। अब CPI-M ये कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट समाजवाद चाहते हैं, समाजवाद कि सब कुछ समाज के हवाले रहे, समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबके पास समान वितरण हो, समान बंटवारा हो। लेकिन इनके लीडर क्या लेके घूमते हैं? आईफोन। ठीक, ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में है ना, क्योंकि देखो ये कैपिटलिज्म को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो ये इसके अपोज में है ही। ये सब आईफोन लेके घूमते हैं।
आईफोन किसका है? यूएस का है, यूएस कैपिटलिस्ट। ऐसे ही ये कहाँ जाते हैं, कहाँ से ज़्यादातर लोगों को फंडिंग मिलती है, पैसा आता है एनजीओ के थ्रू, तो इन्हीं वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है। और ये एक तरह से उसी ही विचार के अगेंस्ट में थे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी किसी आइडियोलॉजी से अब ऐसा नहीं कि आप हार्डकोर से टाइट कर दोगे कि भाई आपकी नोट बंद गई है कि आप बस यहाँ पे हो तो इधर ही रहोगे। ये अपने विचारों से अलग, ये भी अलग। और कांग्रेस विचारलेस पार्टी, विचारलेस बोल सकते हैं नहीं, थॉटलेस, हाँ, क्योंकि बीच में ना अब लोगों ने नकार दिया है। बीच में आप रह रहे हो तो आप ना तो इनके साइड जाने का कोई स्टैंड लोगे, ना ही इनका लोगे कुछ। अब असली दिक्कत आई कांग्रेस वालों के साथ क्योंकि ये बीच में है। बीच में जो होता है ना, उसके साथ हमेशा मतलब डिलेमा में रहेगा। वो किसी भी चीज़ पे अपना कॉन्फिडेंट स्टैंड हो ही नहीं पाएगा। वो इनहेरेंट वीकनेस है। कैसे? आप समझो, बीजेपी बोलती है कि हम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे खुल के, कि हम भगवान को मानते हैं। ठीक, इधर कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट बोलेंगे हम भगवान को मानते ही नहीं, हम सब एथिस्ट हैं। जबकि कम्युनिस्ट के जो लीडर हैं, इन सब के जो ज़्यादातर नाम है वो भगवान के नाम पे ही हैं। जैसे सीताराम येचुरी, अभी दिवंगत है वो, लेकिन इसके पहले सीपीआई के वो मेन लीडर थे। सीताराम, वो बोलते थे कि हम मानते ही नहीं सीताराम को, नाम उनका सीताराम था वैसे। ठीक, तो ये अथीस्ट है एक तरीके से, ये थीस्ट है, भगवान को मानते हैं। अब कांग्रेस बीच में है। ये अगर बोलती है कि हाँ हम भगवान को मानते हैं, तो ये थोड़ी सी राइट विंग की तरफ हो गई। ये बोलेगी हम नहीं मानते, तो इधर हो जाएगी, है ना। तो अब इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि फिर क्या करें, माने नहीं माने। मंदिर जाएंगे तो फिर कम्युनिस्ट ये वाले नाराज हो जाएंगे। लेफ्ट विंग की अपनी पूरा इंस्टीट्यूट है बना हुआ, ठीक है। पढ़े लिखे, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। जितने भी आप कॉलमिस्ट देखते हो द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, यहीं से विचार आता है सब निकल के, यही लिखते हैं सब बड़े बड़े कॉलम। और पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इधर ही पहुंच जाते हैं। ठीक, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ बीजेपी वाले, ये खुल के एकदम कि हाँ ठीक है बनाएंगे, भगवान को मानते हैं, जय श्री राम बोलो, सब कुछ बढ़िया है। तो इनका अपना अलग है, ये बीच में फंसी हुई है। तो कभी कभी आप देखो, जो राहुल गांधी जी हैं, कभी त्रिकुंड लगाते हैं, कभी कहीं जाएंगे, कभी एक एफिडेविट दे देंगे कि भगवान राम हुए ही नहीं, कभी बोलेंगे कि हाँ हम मानते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं, हम सीता राम को या जय श्री राम को मानते हैं। तो मीन्स डिलेमा में है। ऐसी ही स्थिति इंडिया की भी थी। इंडिया की आज भी ऐसी स्थिति है एक चीज़ में, वो है आपकी फॉरेन पॉलिसी। हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, या फिर जब नेहरूवियन टाइम से हम चले तो हमारी आइडियोलॉजी थी नॉन अलाइन मूवमेंट, कि भाई दुनिया दो भागों में बटी है। एक तरफ है यूएसए और उसके जो वेस्टर्न पूरा यूरोप है वो उसके साथ था, दूसरी तरफ यूएसएसआर मतलब रशिया, और वो पोलैंड इन हंगरी वगैरह सबको लीड कर रहा था, जितने भी सेंट्रल एशिया है। इंडिया से पूछा गया आप किसकी साइड हो, इंडिया ने बोला कि ना हम इधर हैं ना इधर हैं, हम नॉन अलाइन हैं, हम किसी से अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। वो पॉलिसी चली भी चलते चलते चलते, लेकिन एक टाइम पे आके फेल ही हो जानी है ना। क्योंकि देखिए, जब वॉर हुआ इंडिया का पाकिस्तान से, तो फिर क्या हुआ, आपको फिर मदद चाहिए किसी से, तो मदद किससे मांगी हमने? रशिया से मांगी। सामने आपके यूएसए खड़ा हो गया, आप यूएसए से मदद मांगोगे तो उधर से रशिया हो जाएगा। तो नॉन अलाइनमेंट जैसी चीज़ होती नहीं है, एक तरफ आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। अब वो फ़ायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। ऐसे ही 1990s आते आते हम जो बाईपोलर वर्ल्ड था, रशिया और यूएसए, वहाँ से लगभग रशिया ख़त्म हुआ, बचा सिर्फ यूएसए। यूएसए रिफॉर्म करता है, बोलता है कि ठीक है, जो मर्केंटलिज्म है या फिर जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, एलपीजी रिफॉर्म है, वो सब इंट्रोड्यूस करो। तो हम लगभग यूएसए की तरफ धीरे 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 चले गए। लेकिन दिक्कत क्या है, बीच बीच में यूएसए का जो नेचर था, हम उससे डरते भी थे कि वो पाकिस्तान को भी उतना ही सपोर्ट करता है जितना हमें सपोर्ट करता है, या फिर पाकिस्तान को कभी कभी हमसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो फिर हमें लगा कि यार इसकी तरफ जाना भी है, नहीं जाना है। तो फिर सोचा कि यार हम एक काम करते हैं, हम मल्टी अलाइनमेंट करते हैं कि यूएस से भी करेंगे, रशिया से S-400 खरीदेंगे, इजराइल से, फ्रांस से, जर्मनी से,
चाइना से भी एंगेज करेंगे, तो मीन्स सबसे हम रखेंगे, अलग अलग जगह पे हम अपना एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन वो पॉलिसी भी लगभग, कुछ भी कहे कोई भी, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो पॉलिसी लगभग फेल हो गई। क्यों? आपके साथ कोई नहीं आएगा। आप देखिए, रशिया में और यूक्रेन में झगड़ा हुआ, ठीक, आप तो सबके साथ अलाइनमेंट कर रहे हो, तो आप यूक्रेन जाओगे या फिर रशिया जाओगे? आप रशिया जाओगे तो यूक्रेन के दुश्मन, यूक्रेन के पास जाओगे तो रशिया के दुश्मन, आप दोनों जगह जाओगे। तो फिर इसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, हिपोक्रेसी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको दोगला बोलते हैं। तो आपका एक तरह से कोई भी रिलायबल फ्रेंड बचेगा ही नहीं। ऐसे ही आप उधर रशिया और चाइना बीच में फंसे हुए हो, पहले ट्रम्प के पास जाते हो, ट्रम्प अगर परेशान करता है तो अच्छा ठीक है, हम ब्रिक्स को और मजबूत करेंगे, हम ब्रिक्स की तरफ जाएंगे, सांघाई कॉरपोरेशन बनाएंगे, हम चाइना चले जाते हैं। तो फिर लगता है कि यार चाइना तो सीमा विवाद में उलझा रहा है, इधर डोकलाम हुआ पहले, फिर गलवान हुआ, वैसे भी अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बताने लगता है कभी कभी। तो लगता है कि यार इसको बैलेंस करने के लिए यूएस चाहिए, यूएस को अगर टक्कर देनी है तो चाइना चाहिए। तो हम बीच में एक तरह से फंसे हुए हैं। और ये जो मल्टी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, वो कहीं ना कहीं हमें अब फेलियर उसका दिखता है। और आपको समझ में नहीं आता तो आप समझो अभी वॉर चल रहा है, ठीक, तो एक तरफ इजराइल, ठीक, पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन, फिलिस्तीन, ईरान, ठीक, ईरान और रशिया। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इजराइल को, यूएसए। तो हम किसकी तरफ हैं बताइए? एक बार मोदी जी जाएंगे इजराइल तो जाना पड़ेगा, फिर फिलिस्तीन भी जाना पड़ेगा, है ना। आप फिलिस्तीन जाओगे तो इजराइल नाराज, इजराइल जाओगे तो फिलिस्तीन नाराज। आप चाहते हो कि दोनों जगह चले जाओ, तो दोनों नाराज नहीं होंगे लेकिन दोनों खुश भी नहीं है। इसीलिए जब हम चाइना से एंगेज हुए तो इजराइल ने हमारे कोई भी मीन्स कुछ ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं बोला उसने। जब चाइना का और इंडिया का थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन हुआ तब इजराइल ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे कोई मैटर ही नहीं है। जब आप उसके मैटर में नहीं बोल रहे हो, उसका साथ नहीं दोगे, तो वो क्यों देगा। हाँ, जब हमारा पाकिस्तान से थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ एंगेजमेंट, तो इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उसकी अपनी एनिमोसिटी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तब इंडिया के साथ उसने ट्वीट किया। तो एक तो इजराइल है, उसके साथ यूएसए है, दूसरी तरफ ये ईरान है। अब अमेरिका ने बोला कि आप ईरान से, पहले बोला कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, हम आपके साथ हैं। तो हमने धीरे 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 करके रशिया से तेल लेना कम कर दिया, ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, ठीक, कम किया था, बंद नहीं हो पाया था पूरा। तो हम इस साइड आके बैठ गए। अब जब ईरान और इसका युद्ध चल रहा है तो हॉर्मोज इन्होंने बंद कर दिया, हॉर्मोज। तेल की दिक्कत, हम यहाँ से तेल की सप्लाई ले रहे थे, अब यहाँ से तेल आना हो गया बंद। तो फिर यूएसए ने बोला कि अच्छा आप एक काम करो, रशिया से ले रहे थे ना, रशिया से ले लो, तो हम जाएंगे रशिया के पास। तो अब रशिया क्या बोल रहा है? रशिया बोला कि जब तुम्हारा फायदा था, जब मुझे ज़रूरत थी आपकी कि भाई आइए तेल ले लीजिए, इसकी तरफ मत जाना, या जाओ भी फिर भी तेल लेते रहो, इंडिया ने कम कर दिया। अब इंडिया फंसा है, क्योंकि हमें भाई एनर्जी, हमारी नीड 80% आता है इधर से, तो सोच रहे हैं कि अब रशिया से ले लें। तो रशिया ने मना कर दिया कि अब हम नहीं देंगे, अब कोई भी देश आए हम किसी को तेल नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से जिसको देना है देंगे, जिसको नहीं देना नहीं देंगे। वैसे इन्होंने बंद ही कर दिया 1 अप्रैल से। तो ना तो हम इधर के बचे, ये तो साथ देगा ही नहीं, इजराइल कभी कभी दे देता है पाकिस्तान के मुद्दे पे, फिलिस्तीन तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। कुल मिला के मल्टी अलाइनमेंट से हमें क्या मिला? ना रशिया हमारे साथ है खुल के, ना ईरान हमारे साथ आएगा, फिलिस्तीन की तो कुछ है ही नहीं, इजराइल भी पाकिस्तान के मुद्दे पे आ सकता है, वैसे नहीं, और यूएसए ये तो आपका साथ कभी देता ही नहीं है। तो कुल मिला के कुछ नहीं मिला है मल्टी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट से, सिंपली कि भाई एक तरफ अलाइन हो जाओ, ठीक, जो भी रीजनल ग्रुपिंग बनानी है। लेकिन फिर लगता है कि यार वो भी धोखा दे सकता है। जैसे शुरुआत में हमने हिंदी चीनी भाई भाई बोला और चाइना के साथ हम लगभग रहने लगे। अब चाइना नहीं धोखा दिया, 1962 का वॉर किया हमारे साथ,
तो अब किधर जाए किसी को नहीं पता। आपको पता है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत टफ डिसीजन है किस साइड इंडिया को जाना चाहिए, ये एकदम जंक्चर है एट दिस पॉइंट। ये 1-2 साल में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जब से ये ईरान का पर्टिकुलरली क्राइसिस स्टार्ट हुआ है। तो चलिए, ये बात कहाँ थी कहाँ पहुँच गई, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल में थे हम। तो यूकेडी, ये आपने देख लिया क्या है इनकी सेंटर टू लेफ्ट। तो ये सेंटर टू लेफ्ट है, ये सेंटर इसको मान लो तो लेफ्ट, यहाँ पे कहीं इनकी आइडियोलॉजी है। राज्यसभा की कुल उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं? तो टोटल 3 सीटें हैं। यूकेडी की 0 है, 0, एक भी नहीं है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड से? तो 5 है, 5 अभी हमने देखी। और जो विधानसभा है, जो एमएलए बनते हैं, वो कितने हैं? वो है उत्तराखंड में 70। और ये चेयर इनका निशान है। इसमें से उत्तराखंड क्रांति दल एकदम 0-0-0, मतलब जब से बना है और जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से तो ये पार्टी खत्म ही है लगभग, कहीं नाम नहीं है इसका, है ना। कुछ लीडर होंगे जो इसके शायद बुरा मान जाए इस बात से, लेकिन कहीं नाम नहीं है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि फिर से इसकी पॉपुलैरिटी गेन होनी स्टार्ट हुई है, लेकिन वो चुनाव जब आता है ना तो इतनी बड़ी मशीनरी लगी हुई है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कि वो क्षेत्रीय पार्टी को दबा देंगे आराम से। तो प्रथम अध्यक्ष आपको पता चला, देवी दत्त पंत, डीडी पंत, प्रोफेसर साहब, ठीक। उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए, पहले हमने मार्गरेट एल्वा, बेबी रानी मौर्य, उनको देखा। सुरजीत सिंह बरनाला पहले यही थे। आज कौन है? गुरमीत सिंह। तो एक बार आपने अगर उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा ना तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। ऐसे ही उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया था आपसे, जो इंद्रमयी बडोनी है इसमें, हाँ ये है। तो इन्हीं को उत्तराखंड का गांधी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट की और गांधीवादी विचारों से काफ़ी फेमस भी हुए, ठीक। 1962 के चीन युद्ध के पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो आपको पहले ट्राइब्स देखनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ कौन सी ट्राइब है। ट्राइबल मैप देखा ना आपने? तो भोटिया आपके यहाँ रहते हैं, दारमा वैली, ठीक है, ब्यास वैली, व्यास घाटी, दारमा, मुंशियारी, ठीक है। ऐसे ही राजी, ये भी यहीं पे रहते हैं, राजी। और क्या नाम है इसमें? बोक्सा जौनसारी। जौनसार तो आपका ये है पूरा रीजन, तो जौनसारी यहाँ पर है, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि तिब्बत के साथ व्यापार कौन करता होगा? चाइना, तिब्बत यही है। तो जो बॉर्डर पे है वही तो करेगा ना। अब यहाँ से तो कोई ट्राइब ऐसे जाएगी नहीं ऊपर, तो यही ही व्यापार करते होंगे। तो 1962 में इन्हीं को नुकसान हुआ था सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनका जो व्यापार होता था तिब्बत के लोगों से, तो अपना सामान वहाँ पे रख के आए, हो सकता है पैसा या फिर उसके बदले में जो सामान मिलता हो वो हैंड टू हैंड नहीं लेके आते हो, तो व्यापार इनका बंद हुआ, तो इनका सामान वहाँ पे रह गया, पैसे बहुत सारे फंस गए होंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, रोजगार का भी, व्यापार का भी। और उसके बाद ये रूट ही बंद कर दिया था, तो ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हुई, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय को नामांकित किया जाता है ना? किसी को नॉमिनेट किया जाता है। किसको नॉमिनेट किया जाता है? तो भाई उत्तराखंड की है, उसमें गढ़वाली को क्यों नॉमिनेट करेंगे? उत्तराखंड तो पूरा पहाड़ी राज्य ही है ना, एक तरफ गढ़वाल है, दूसरी तरफ कुमाऊं है, तो इनको क्यों नॉमिनेट करेंगे? ऐसे ही बौद्ध को, मुस्लिम को क्यों नॉमिनेट करना? ये तो नॉर्मल हमारे यहाँ के रिलीजन है। ये जो है ओड वन आउट, एंग्लो इंडियन, इसको नॉमिनेट करते थे, अब नहीं है, क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था और उसके बाद एंग्लो इंडियन एआई को खत्म कर दिया गया, कहीं पे अब इनका नॉमिनेशन नहीं है। तो एक क्वेश्चन ही अपने आप में खत्म कर दिया है सरकार ने। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, कब आया? 9 नवंबर 2000 को, इजी है, ठीक। ऐसे ही उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है,
तो नामित ईसाई समुदाय से नहीं है, मुस्लिम से नहीं है, पारसी से नहीं है, एंग्लो इंडियन से था। अब तो इसको भी खत्म कर दिया गया है। ठीक, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 104, याद रहेगा। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? तो उत्तरांचल का जनपद कौन सा नहीं है? एक बार मैप आप देख लो। रुद्रप्रयाग तो जिला है, बागेश्वर भी जिला है, चंपावत भी जिला है, रुद्रपुर नहीं है, उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर में ही रुद्रपुर काशीपुर है। उधम सिंह नगर कहाँ पर है? ये है आपका जिला। ठीक है। उत्तरांचल के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? अच्छा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है ना? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया है। चलिए इसको पॉलिटी में डिस्कस नहीं करेंगे। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो नेपाल से कौन लगा हुआ है? पौड़ी। पौड़ी तो ये है आपका, ऐसी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी ये है, पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ है। तो यहाँ पे नेपाल है, ये चाइना है, तो नेपाल से कौन टच कर रहा है? पिथौरागढ़। तो आप अगर मैप देख के गए हो तो मुझे बताइए, यहाँ पहली चीज, क्या आपको कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ पढ़ना है? वो चीजें जो चली आ रही हैं एक बार तरीके से आपने देख ली, थोड़ा सा उसके दाएं बाएं पढ़ लिया, समझ लिया, आराम से क्वेश्चन कर लोगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, काम की चीज़ तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। वो नहीं पढ़ोगे तो फिर मिस कर जाओगे। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अधीन उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण की सीमा कितनी है? तो आपसे पूछ रहा है कि 2008 में पंचायती राज एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था, और उसके बाद जो महिलाएं हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया गया। 2008 में देखिए मुख्यमंत्री कौन थे? 2008 में एनडी तिवारी साहब थे, एनडी तिवारी, ये इस अमेंडमेंट को लेके आए थे। तो आपको जब भी कुछ पढ़ना है ना, तो सपोज ये क्वेश्चन पूछा, तो इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड देख लेना कि 2008 की बात कर रहा है, तो 8 में ये संशोधन हुआ, किया किसने था? तो इन्होंने किया था। तो आगे कभी या इस साल क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहाँ से पूछेगा कि उस टाइम पे सीएम कौन थे, क्योंकि लिमिट तो आपको पता है कितनी है, क्या है, यहाँ से पूछ लेगा। ठीक, तो आपको बताना है कितनी सीमा बढ़ाई गई। अब देखिए, जो पंचायती PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे अस्तित्व में है, 73rd 1994 से, और इसमें बोला गया था कि 33% महिलाओं को आरक्षण होगा। तो जब ये संविधान में 1994 में आ गया है, तो उत्तराखंड में भी तो आ गया है, तो 33% तो होगा ही, 33 से कम तो हो ही नहीं सकता, तो ये 30 तो होगा नहीं। ठीक, 33, अब क्योंकि 33 तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, आपने अमेंडमेंट किया है, तो अमेंडमेंट करके आप बढ़ाओगे ही, कम तो करोगे नहीं। या फिर ये नहीं बोलोगे 33 था तो हम संशोधन करके फिर से 33 कर देते हैं, वो संशोधन थोड़ी होगा। तो ये 33 भी नहीं होगा। अब बचा है 40 और 50, है ना? तो लॉजिक तो यही कहता है, इस हिसाब से आपको आंसर निकालने चाहिए जब नहीं भी पता हो। तो 33 से बढ़ा के 40 करेंगे या 50 करेंगे। तो देश में या कहीं भी मेल और फीमेल का रेशियो भाई 50-50 है ना, 50-50 है, मीन्स एक हाफ मैन है, दूसरा हाफ फीमेल है। तो लगभग इसी प्रिंसिपल पे आधी आबादी को रिजर्वेशन दिया था, 50%। ठीक, समझ में आया? सीएम साहब कौन थे? तिवारी जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? कहाँ रहे थे सबसे ज्यादा? तो आपने अगर पॉलिटी का अपना लेक्चर देखा हो तो उसमें आपको उसी में आंसर मिल जाएगा कि कौसानी में गए थे, उसके बाद फिर अल्मोड़ा और कौसानी, वो पूरा मैंने आपको समझाया हुआ था, आप देख सकते हो। कौसानी, इसको स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। एक तो यार हमें समझ में नहीं आता हर जगह स्विट्जरलैंड क्यों है। 8-10 स्विट्जरलैंड अपना उत्तराखंड में होंगे, ऐसे ही 5-7 होंगे आपके हिमाचल में। आप गुलमर्ग, सोनमर्ग उधर जाओ, वो ये भी स्विट्जरलैंड है, सब स्विट्जरलैंड ही है। तो इंडिया कहाँ है फिर? कौसानी कहाँ है फिर? ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अरे भाई, आप कौसानी कहीं सुना है आपने नाम कि स्विट्जरलैंड का कौसानी ये है? नहीं है, इंडिया का स्विट्जरलैंड कौसानी है। ठीक, ये जो कॉलोनाइजेशन वाली मानसिकता है हमारी,
उसको आज भी इन चीज़ों के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है। देखिए अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बाद भी ना 4-5 चीज़ें हैं जहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत थी, और वो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से ही चल रहे हैं या फिर उनके स्ट्रक्चर को ही हम फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज़, इंडियन मिलिट्री। वहाँ पे आप देखो जो सिस्टम चला आ रहा है वो लगभग कॉलोनियल जो सेटअप था उसी का सिस्टम है। दूसरा, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जुडिशरी, महामहिम वाली जो उपाधि है, सर्वे सर्वा, तो वो भाव अभी भी है। आप इजीली एंट्री नहीं ले सकते हो। आपकी अगर फैमिली से कोई नहीं है, सपोज आप अगर आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हो, तो जनरली फिर आपको एनडीए में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे ही आप अगर लीगल बैकग्राउंड से नहीं हो, आपके फादर या मदर कोई जस्टिस या फिर एडवोकेट या कुछ जुडिशरी से रिलेटेड नहीं रहे हैं, तो आप चीफ जस्टिस भूल जाइए, आप नहीं बनोगे कभी भी। चीफ जस्टिस छोड़ो, आप जज भी बन जाओ, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसे ही कॉलोनाइजेशन इधर है। एक मानसिकता ये भी है, स्विट्ज़रलैंड है मैनहट्टन है, अच्छा मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अरे भाई, इंडिया का अहमदाबाद ही सब कुछ है। इंडिया का कानपुर बढ़िया है, कोसानी बढ़िया है, मसूरी अच्छा है, क्यों स्विट्ज़रलैंड बनाना है हमें? ऐसी काशी को भी बोल रहे थे कि काशी को क्योटो बनाना है। भाई क्यों बनाना है क्योटो? काशी रहने दो। जो काशी में है वो क्योटो में नहीं है, जो क्योटो में है वो आप काशी में फिर भी ला सकते हो, लेकिन जो काशी में है वो क्योटो में कभी भी नहीं हो सकता, है ना? आप गए होंगे बनारस, है जो बनारस है वो है, चाहे आप डेवलपमेंट में बोल लो कि उस हिसाब से नहीं है, लेकिन बनारस की जो एक एसेंस है वो है। ऐसे ही अब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब में लगभग ये चीज़ चलती है। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात चल रही थी, तो भाई पेरिस क्यों बनाना? दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, दिल्ली अच्छी बना दो ना, ताकि पेरिस वाले भी बोले कि भाई दिल्ली जैसा बनाना है। पैसा बहुत है वहाँ पे, सब कुछ है। इंडिया देखिए, अब इंडिया वैसा नहीं है कि गरीब रहा है, बहुत बिलियनर्स हैं, बहुत बहुत पैसे वाले हैं। जो लिस्ट आती है उसमें तो कुछ नाम हैं, बाकी बहुत बहुत पैसे वाले ऐसे भी हैं जो शायद उस लिस्ट से ज़्यादा पैसे वाले हों, वो लाइमलाइट में नहीं आते। तो गरीब नहीं है इंडिया, बनाना चाहे यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना, एक तो पूरा इकोसिस्टम एक तरह से गड़बड़ है अभी भी। तो हम कॉलोनाइजेशन वाली मानसिकता की बात कर रहे थे, तो जुडिशरी, हमारी जो मिलिट्री है, मिलिट्री का सेटअप स्ट्रक्चर, ऐसे ही आप देखो सिविल सर्विसेज, वो भी माई बाप कल्चर है उसमें भी, ठीक। और ये 4-5 चीज़ें हैं, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएंगी, है ना? जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ेगा ना, ये सबको ठीक कर देगा, क्योंकि अब आप चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, कुछ, और आप चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करो आज से 20 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा पावर थी। इवन आज़ादी के टाइम पे आप याद करो तो कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे कि चेयर पे बैठे रहते थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब खड़े रहते थे, इस लेवल के भी ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन आज देखो कितना कम होते 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 कहाँ आ गया है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने इतना एम्पावर किया है लोगों को कि आप चाहे कितने ही दबंग, कितने ही बड़े ब्यूरोक्रेट हो, कुछ भी हो, कोई सोशल मीडिया पे अगर आपके पीछे पड़ गए, ठीक है, आपकी कोई क्लिप, कोई करप्शन में आपको पकड़ा, किसी और चीज़ में, तो आपका पूरा कैरियर खा जाएंगे, पूरा कैरियर। आप पॉलिटिशियन हो तो पूरा कैरियर गया, सिविल सर्वेंट हो तो आपकी बहुत बड़ी लाइफ, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। और ये सोशल मीडिया अब क्या है, सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है, धीरे धीरे इतना एम्पावर कर रहा है लोगों को कि लोग नहीं डरेंगे इनसे, और नहीं डरेंगे, इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाएगी, तो फिर ये पावरलेस हो जाएंगे, फिर किसी के पास इतनी पावर नहीं है। आज देखो लोग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ठीक है, हम नहीं पढ़ पाए, किसी वजह से हमें नौकरी नहीं मिली, तो हम व्यापार में इतना कुछ कर लेंगे कि इनसे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। सिविल सर्वेंट क्या है, ये अभी पैसे, क्योंकि क्या है, सैलरी को कोई देखता नहीं है कि कितनी सैलरी है ना? आप जाओगे सिविल सर्विसेज में तो सैलरी कौन देखता है? आपको भी नहीं पता होगी, इवन मुझे भी नहीं पता है कि एक सिविल सर्वेंट जब ज्वाइन करता है उस टाइम पे उसकी सैलरी एसडीएम की कितनी है, डीएसपी की कितनी है। आप बनना भी चाहते होंगे, आपको भी नहीं पता है, और क्यों ही पता रखना है, क्या ही करना है उसका, उसको तो टच भी नहीं करना है जीवन भर, बाकी काम और जगह से चलेगा, ठीक है, वो करना भी मत उसको टच।
वरना डिपार्टमेंट से निकाल दिए जाओगे, है ना, क्योंकि जहाँ सब चोर हो वहाँ पे आप ईमानदारी दिखाओगे तो फिर आप ही नपोगे उसके, सबसे पहले आप ही जाने वाले हो। ऐसे ही निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? तो गढ़वाल का पूछ रहा है कौन सा जनपद नहीं है? हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो चंपावत देखिए इधर है, एकदम ईस्टर्न मोस्ट है। मैं आपको अगर मैप दिखाऊं, ये देखिए, ये आपका, इसको बीच में से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो आप। वैसे चमोली और पर्टिकुलर तो ये जाएगी लाइन, तो ये आपका कुमाऊं है, तो कुमाऊं, ये चंपावत कुमाऊं में है, बाकी इधर ये सब गढ़वाल के जिले थे। ठीक है, ठीक है, चंपावत लगा दो। महात्मा गांधी ने उत्तरांचल के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड, देखिए जो चीज़ मैं बोल रहा था कि नहीं होना चाहिए और ये गांधी जी ही कर रहे हैं, तो ये कोलोनाइजेशन की मानसिकता को दिखाता है कि भाई क्यों है ये स्विट्जरलैंड। अब गांधी जी तो गए होंगे स्विट्जरलैंड, हम नहीं गए स्विट्जरलैंड, हमें क्या पता स्विट्जरलैंड कैसा है। इवन आप देखोगे ना, मैं एक बार सर्च भी कर रहा था कि अच्छा स्विट्जरलैंड जाने के लिए करना क्या है, तो उसमें पहले आपसे इंश्योरेंस मांगते हैं कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर आपके अकाउंट में पर्टिकुलर इतने पैसे होने चाहिए, 5-10 लाख रुपए शायद। उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है, जो ITR है, वो सब कुछ पहले मांग लेते हैं, देख लेते हैं। कुल मिला के इतना है कि अगर आप पैसे वाले हो तभी वो आपको जाने देंगे, अदरवाइज आप अगर गरीब हो और जाने की सोच रहे हो, पैसों का जुगाड़ आपने कर भी लिया, तभी भी नहीं जाने देंगे। उन्हें पता है कि यार अगर इसकी तबीयत खराब हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो ये तो वहीं पड़ा रह जाएगा मेडिकल बहाना मार के, तो उसके बाद तो इसको लाना भी बहुत मुश्किल है, कौन इसका खर्च उठाएगा वहाँ पे, तो फिर वो नहीं देते जल्दी से वीज़ा वगैरह। स्विट्ज़रलैंड किसको कहते हैं? कोसानी को ही कहते होंगे, क्योंकि मसूरी गांधी जी जा सकते हैं, पता नहीं गए नहीं गए। ओली भी नैनीताल भी गए होंगे, क्योंकि कोसानी गए हैं तो नैनीताल होते हुए गए होंगे, लेकिन कोसानी को इन्होंने बोला था। ठीक है, और यहाँ पे एक अपना आश्रम भी, मीन्स अनाशक्त योग, जो भागवत गीता पे टीका इन्होंने लिखी, वो भी यहीं पे लिखा था। ठीक है, उत्तरांचल में कौन सा पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, हाँ ये शब्द सही है कि भाई पहाड़ है, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों की रानी, राजा, ठीक है, पहाड़ों की बेटी, बेटा, ये फिर भी समझ में आता है। तो ये किसको बोलते हैं? मसूरी को। आप जब एंट्री करोगे कहाँ से? कुठाल गेट से, है ना, मसूरी, आप राजपुर रोड से जब कुठाल गेट पहुँचते हो, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है ना, पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है, तो पहाड़ों की रानी मसूरी है। ऐसे ही निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित नहीं है विधानसभा की सीट। तो खटीमा सीट है क्या, चक्राता है, पिंडर है, धारचूला है। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए उत्तरांचल का पूछ रहा है, मतलब 2006 से पहले का, और इसके बाद परिसीमन हुआ है 2008 वाला, तो हम इसके बाद लेटेस्ट वाला देखेंगे, है ना, इसको करके, क्योंकि चेंजेस आ गया है बाउंड्रीज में, तो सबसे पहले इसी को निपटा लेते हैं, पहले क्या होता है। चलिए, सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर राज्य में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल है, कहता है कि 153 कहता है कि हर राज्य में एक गवर्नर होगा, ताकि उस राज्य की जो सरकार है उस पर एक चेक एंड बैलेंस रहे, है ना। वरना आप समझो कोई बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे सपोज वेस्ट बंगाल है, आपने उसको पूरी पावर दी हुई है, गवर्नर सपोज करो वहाँ पे नहीं है, तो होगा क्या, कुछ लोग या कुछ ऐसी पार्टी होगी या फिर कुछ लोग बांग्लादेश से ही ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम एक अपनी मनचाही सरकार बना के धीरे धीरे इसको इंडिया से अलग कर ले। तो सेंटर का होल्ड होना चाहिए ना, इसीलिए सेंटर अपना एक प्रतिनिधित्व या फिर गवर्नर के रूप में वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट इसको भेजते हैं काम पे। ठीक, तो जितना भी काम होता है राज्य सरकार का वो सब इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई ये राज्य में चल रहा है। ठीक, इसके बाद 155 ये कहता है
कि जो गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि हमें केंद्रीकृत अपनी व्यवस्था रखनी है, सेंट्रलाइज रखनी है। फेडरल है इंडिया, लेकिन हमें क्या है, सारी पावर सेंटर एकदम दिल्ली में रखना है, केंद्र में रखना है, अदरवाइज तो कोई भी राज्य कल को अलग हो जाएगा। तो उसके लिए दिल्ली में राष्ट्रपति बैठते हैं, तो वो कंट्रोल करेंगे या फिर उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कितने साल के लिए होता है, तो आमतौर पे 5 साल के लिए, लेकिन पहले या बाद में इनको रीअपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, फिर चलता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर से, प्रसाद, पर्याप्त, पर्यांत ऐसे कुछ करके बोलते हैं, उसके बेस पे रहते हैं। मतलब जब चाहे राष्ट्रपति जी इनको हटा सकते हैं, बुला सकते हैं, या कहीं और ट्रांसफर, सेवा, इन सब चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात कहाँ लिखी है, आर्टिकल 156 में। तो आपने समझा, 153 गवर्नर होंगे, 55 में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और 56 में बोला गया है, मतलब अगले ही आर्टिकल में, कि इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। इनको ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट नहीं, शपथ दिलाएंगे इनको राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जैसे उत्तराखंड के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 163 बोलता है, 183 बोलता है, 163 बोलता है कि ये जो गवर्नर है, गवर्नर अपने आप में तो काम ऐसे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि केंद्र ने भेजा है। अब गवर्नर है, सपोज कोई पंजाब में रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में रहे हैं, उनको आपने बंगाल भेज दिया, तो उन्हें कुछ नहीं पता है, तो उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक, ये जो गवर्नर साहब हैं उनको एडवाइस करेगी। ठीक, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, सीएम होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब करते हैं। अपॉइंटमेंट मतलब क्या, आप इलेक्ट होके आए तो आपको शपथ गवर्नर साहब दिलाते हैं। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ तक ये जो 4 आर्टिकल है, आपको कुछ समझ में आया, इनको याद रखना है। 153, 163, यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर साहब को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह दे रहे हैं, अगले में सीएम साहब हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। कुछ भी करके इसको याद रखो, 4 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। अब उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कि चलिए जो गवर्नर है, इनका गवर्नर निवास है कहाँ एक्चुअल में, तो गवर्नर निवास है आपका नैनीताल में, जिसको बोलते भी हैं, जैसे बर्मिंघम पैलेस है आपका ब्रिटेन में, मीन्स इंग्लैंड में है, तो उसी की तर्ज पे बनाया गया था गवर्नर हाउस। स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, नैनीताल में है। किसने बनाया था, स्टीवेंस एंड ओरेटल, या ओरेकल उनका नाम बोलते हैं, स्टीवन एंड ओरेकल, याद रख लो। ठीक, उससे क्या है, आप बोलोगे नहीं, आसपास का नाम ध्यान रहेगा। तो एसओ साहब ने इसको बनवाया था। अब 163 बोलता है कि भाई राज्य में गवर्नर है, गवर्नर को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो गवर्नर मैंने आपसे पहले डिस्कस किए, पहले कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, अब कौन है, गुरमीत सिंह, ये याद रहे। पहली महिला कौन थी, मार्गरेट एल्वा, दूसरी महिला बेबी रानी मौर्य। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे कम उम्र के राज्यपाल थे वो कौन थे, तो वो जोशी जी थे, BL जोशी। ठीक है, बनवारी लाल जोशी है शायद इनका नाम, BL जोशी, बनवारी लाल जोशी यहाँ के सबसे कम उम्र के राज्यपाल रहे। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आपको बस याद रखना है। ठीक, इसको हम कट कर देते हैं, ये इतना ज़रूरी है, पूरी आप बुक पढ़ोगे तब जाके आपको ये मिलता है इतना। ठीक, अगला बोलता है कि एक जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ध्यान रखना 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्या बोलते हैं कि आपकी जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब आपकी जो विधानसभा है, सपोज विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं उसके सिर्फ 15% आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ला सकते हो, मतलब मंत्री बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। वरना होता क्या था ना, अब ये लिमिट नहीं है, 70 विधायक उत्तराखंड की विधानसभा में आए, तो सबको खुश करने के लिए किसी को पर्यटन मंत्री, किसी को कुछ और मंत्री, अब हमने सपोज 20 मंत्री बना दिए, लेकिन 50 जो विधायक हैं उसमें से लगभग आप मान लो कि सत्ता पार्टी के 30 विधायक और हैं, है ना। ऐसे समझाता हूँ, सपोज 70 है, बीजेपी के 50 हैं,
बीजेपी के 50 हैं और कांग्रेस के 20 हैं, 20 एमएलए हैं, बीजेपी के 50 एमएलए। अब 50 में से मान लो आप कि हमने 20 को, हाइपोथेटिकल है, 20 को हमने मंत्री बनाया, मिनिस्टर बनाया, तो यहाँ पे 30 एमएलए ऐसे हैं जो खाली रह गए। अब इनकी भी एस्पिरेशन होगी कि मंत्री बने। तो होता क्या था पहले कि अच्छा ये 30 मंत्री रह गए ना, ये जो 30 एमएलए रह गए, इनको एक काम करते हैं, कुछ और मंत्री पद दे देते हैं। जैसे टूरिज्म मिनिस्ट्री है तो टूरिज्म में उप मिनिस्टर बना दो, डिप्टी टूरिस्ट मिनिस्टर, या कोई ऐसे ऐसे पद दे दो जिससे 30 के 30 एडजस्ट हो जाए, ठीक, इनको लाभ ये सब मिलता रहे। लेकिन उससे होगा क्या, आप ज़्यादा सुख सुविधाएं इनकी बढ़ाते जा रहे हो, जबकि उसका काम है ही नहीं। 20 लोग काम कर लेंगे, 10 लोग पूरा काम कर लेंगे, पूरे प्रशासन को संभाल लेंगे। आपने बेवजह के, ताकि ये नाराज ना हो इसलिए इनको बनाया है। ऊपर से अगर आप नहीं बनाओगे तो ये 30 इधर भी जा सकते हैं और 50 मिलके इसकी सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस की। तो एक चीज रहती थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि कुछ भी हो, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 2003 में होता है, और बोलते हैं कि 15% से ज़्यादा नहीं होगा, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। कैसे, मैथमेटिकली समझो, 70 है टोटल सीट उत्तराखंड में, उत्तराखंड से ही समझते हैं, तो 70 का 15% कितना होगा, 15% होगा 15 7 जा 105, तो लगभग 10.5 आप मंत्री बना सकते हो। चलिए 10.5 को हम 11 कर देंगे, 11 मंत्री है ना, आधा मंत्री कहाँ से लेके आएंगे, 11 मंत्री। तो क्या इससे काम चल जाएगा, नहीं। इसने एक बात और बोली कि आप 15% और मिनिमम 12 मिनिमम, कम से कम आपको 12 तो बनाने ही है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 2 ही लोग बना दिए आपने, तो फिर एक तरह से अपने हिसाब से आप सत्ता चला रहे हो। तो कुल मिला के आप एक चीज समझो, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 400 इस टाइम पे, सपोज 403 है, लेकिन 400 एमएलए समझो, तो 400 का 15%, 15 चौका 60, मतलब 60 मंत्री बन सकते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर 400 टोटल सीट है एमएलए की, तो उसका 15% होगा कितना, 60, तो 60 आप मंत्री बना सकते हो। और कम से कम कितने बनाओगे, कम से कम आपको 12 तो बनाने ही है। आप चलिए 60 नहीं भी बना रहे, तो कम से कम आपको 12 मंत्री बनाने हैं। उत्तराखंड का केस समझो, उत्तराखंड में इसका जो 15% है वो 10.5 बैठ रहा है, 11 बैठ रहा है, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा दो तो 11, लेकिन संविधान में बोला है कि कम से कम आपको 12 रखने हैं, तो हमें 12 मंत्री रखने पड़ेंगे कम से कम। तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लोअर लिमिट है, समझे आप, लोअर लिमिट क्या है 12, वो उत्तराखंड की अपर लिमिट हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड में तो इतने बनते, लेकिन हमने खींच के एक और बनाया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है। तो आप समझ रहे हो इस स्टेटमेंट को, फिर से मैं बोल रहा हूं, उत्तराखंड की जो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो लोअर लिमिट है वो उत्तराखंड की अपर लिमिट बन गई है। लो, वरना उत्तराखंड में तो 10 ही 11 ही बनते, अब 12 हो गए। क्यों, क्योंकि मिनिमम का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई, ठीक, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15%। ऐसे ही आर्टिकल 165 है, 165, ये बोलता है कि जो अटॉर्नी जनरल है, जैसे 78 कहता है, आर्टिकल 78 बोलता है कि एक अटॉर्नी जनरल होंगे केंद्र सरकार के, एक तरह से विधिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर, जो सरकार की कोई भी पॉलिसी है उसको कोर्ट में डिफेंड करेंगे, सरकार के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही राज्य में, किसी भी राज्य में एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता का पद रखा जाता है, एजी, आर्टिकल 165 के तहत। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। क्या वो पूछ सकते हैं कि पहले प्रथम अटॉर्नी जनरल उत्तराखंड के कौन थे? तो याद रखना, फर्स्ट, मैं इस पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ 2026 के लिए, जरूर इसको देखना, ललिता प्रसाद नैथानी, एलपी नैथानी,
LP निथानी पहली यहाँ की अटॉर्नी जनरल थे। ये अंतरिम सरकार के थे, मीन जब सरकार बनी थी इंटरिम, जब पूरी निर्वाचित सरकार हुई तो उसके पहले अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है, क्या नाम है इनका, मेहरबान सिंह नेगी, मेहरबान सिंह नेगी, मैं इधर लिख देता हूँ, मेहरबान सिंह नेगी। तो अटॉर्नी जनरल सरकार अपने हिसाब से बना देती है, एडवोकेट सॉरी, तो मीन्स सरकार का भी इसमें थोड़ा सा फायदा रहता है। ठीक है, एडवोकेट बोलते हैं सॉलिसिटर बोलते हैं, एडवोकेट ही बोलते हैं ना, एडवोकेट जनरल। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ करेक्शन हो तो आप कर देना। चलिए, ये समझ में आया आपको। अब थोड़ा सा विधानसभा के बारे में देखते हैं, उत्तराखंड की विधानसभा। तो पहला 170 विधानसभा में सबसे पहले देखो आर्टिकल 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी, तो उत्तराखंड में भी विधानसभा है। लेकिन एक और चीज़ बोलते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद, जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसी इसमें आपके लिए विधानसभा और विधानसभा परिषद। तो विधानसभा तो इलेक्टेड लोग जाएंगे और परिषद में एक तरह से नॉमिनेटेड लोग जाएंगे। तो उत्तराखंड में एक सदन है, दो सदन नहीं है, एक सदन है बस, वो है विधानसभा सभा। यहाँ पे काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, असेंबली है, ये बात क्लियर हुई। 170 बोल रहा है ना, तो 170 के हिसाब से ही उत्तराखंड में कुल कितनी सीट है, 70। ठीक, याद रह जाएगा। अब जो भी एमएलए बनते हैं तो उनकी मिनिमम एज आपको पता है 25 साल होती है, 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं। जो भी विधानसभा होती है उस विधानसभा में मैक्सिमम लिमिट कितनी है कि आप कितने एमएलए उसमें जा सकते हैं। जैसे यूपी आप पूरे इंडिया में समझो सबसे बड़ा राज्य है, उसमें 403 है, तो क्या और भी एमएलए बन सकते हैं, और भी सीट हो सकती है? हाँ, 500 मैक्सिमम लिमिट है कि अगर आप चाहो तो 500 वहाँ पे सीट की जा सकती है। और मिनिमम कितनी है? मिनिमम है 60, कम से कम किसी भी विधानसभा में आपको 60 सीट रखनी है। उदाहरण के लिए ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, अब इनकी विधानसभा सीट आप सर्च करो कितनी है, सबकी लगभग 60 60 60 60, एक की है 40, बाकी सबकी 60 60 60 है। तो ऐसा कोइंसिडेंस थोड़ी है कि सबकी 60 ही है, सब में लगभग उतनी पॉपुलेशन है, वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है। पॉपुलेशन कम या ज़्यादा कितनी भी हो, लेकिन आपको कम से कम 60 सीट रखनी है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जैसे गोवा। ठीक, तो ये समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उत्तराखंड की कितनी है? 70 है, मतलब 60 से ज़्यादा है, मिनिमम लिमिट से हमने ज़्यादा है, मैक्सिमम से तो बहुत कम है। समझ में आया? 170, 560, 70, ये वाला 70, इतना क्लियर है। आराम से इसको डाइजेस्ट करो, है ना, बहुत हैवी है इसको डाइजेस्ट करना। अदरवाइज तो मैं भी PYQs करा के ऐसे ही निकल जाऊँ, लेकिन उससे काम नहीं होगा, वो सिर्फ बताना हो गया आपको। बात ये है कि आपको एक्चुअल एग्जाम में वो फ़ायदा करे, तब तो कुछ फ़ायदा है, वरना ये काम तो आप खुद भी कर लोगे, है ना। और एक चीज़ और बोली गई कि जितनी भी विधानसभा है या फिर हमारा जो संसद है, उसमें मिनिमम 6 महीने का ही टाइम होना चाहिए। तो एक साल में 6 महीने में आप डिवाइड कर दोगे तो 2 सेशन बैठेंगे। लेकिन आम तौर पे इंडिया में 3 सेशन कंडक्ट किए जाते हैं, विधानसभा में भी और आपका लोकसभा में भी। 3 सेशन के नाम है BMW। पहला होता है बजट, दूसरा मॉनसून और तीसरा विंटर। 3 सेशन कंडक्ट होते हैं। उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है, मीन्स बाकी टाइम पे तो देहरादून में ही सब कुछ होता है, लेकिन जो बजट वाला है या समर वाली है उसमें हम गैरसैंण चले जाते हैं। ठीक है, 2-3 दिन के लिए छुट्टियां मनाने। ठीक है, इस बार बजट सेशन कहाँ हुआ है? गैरसैंण में। सो उत्तराखंड की ये उल्टा लिख दिया इसमें, 2 सीट ST के लिए रिजर्व है और 13 सीट SC के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए। 13 और 2 15, 70 में से आप 15 निकालते हो तो 55 सीट है जो अनरिजर्व्ड है, UR है। तो ये रिजर्व सीट कौन कौन सी है, पहले इसको देख लेते हैं। रिजर्व सीट आप देखो, रिजर्व सीट
13 सीट है, तो 13 क्यों रखी गई हैं? 13 जिले हैं इसलिए हर जिले में लगभग एक एक, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में 3 सीट हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। ठीक है, 3 सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है। कौन कौन सी है? ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, 3 सीट है। अब टोटल 13 सीट थी, 13 जिले थे, सब में एक एक रिजर्व हो जाती, लेकिन आपने 3 सीट दे दी किसको? हरिद्वार को। तो मतलब किसी एक या 2-3 ऐसे जिले होंगे जहाँ पे सीट रिजर्व नहीं होगी, है ना, ये इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो चलिए, हरिद्वार की आपने याद की, इनको याद ही करना है और कोई तरीका नहीं है। देहरादून की राजपुर सीट, ये भी रिजर्व है, किसके लिए? एससी के लिए। उत्तरकाशी की पुरोला, टिहरी की घनसाली, पौड़ी की पौड़ी सीट और चमोली की थराली। बागेश्वर सीट रिजर्व है, पिथौरागढ़ की गंगोली हाट और अल्मोड़ा की सोमेश्वर, नैनीताल की नैनीताल और बाजपुर उधम सिंह नगर की। ठीक है, तो देखो कितने, एक जिला तो ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स 11 जिले तो हैं जिसमें सीट रिजर्व है। टोटल जिले हैं कितने? 13, मतलब कोई 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सीट रिजर्व नहीं है। तो देखो कौन सा जिला इसमें रह गया है। एक जिला तो आपका ये चंपावत रह गया है ना, चंपावत। और दूसरा जिला आपका रहा है, छोटा जिला है ये रुद्रप्रयाग, ये अनरिजर्व्ड। याद रहेगा, इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेगा, घुमा फिरा के आप कुछ भी याद करते रहो, पूछेगा इसी तरीके से। ठीक, तो ये याद रहेगा। सबसे ज्यादा कहाँ की है? ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, बाकी सबकी एक एक है। ठीक, चलिए अब एक चीज और, जब उत्तराखंड बना तो 2000 में बन गया था। ठीक, फिर 2001 में आपको पता है सेंसस होती है, उसका डेटा आता है। और जब सेंसस का डेटा आता है तो उसके बाद हमें परिसीमन करना है, डीलिमिटेशन करना है। डीलिमिटेशन क्या है? परिसीमन, जो सीमाएं हैं उत्तराखंड की उनमें परिवर्तन करना है, सीट हमें बढ़ानी घटानी है। तो परिसीमन के लिए एक हम कमेटी बनाएंगे, जज जो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, ये जज साहब थे कुलदीप सिंह, इनकी अध्यक्षता में एक डीलिमिटेशन कमेटी बैठती है। अब उत्तराखंड में देखिए, जब सेंसस का डेटा आया तो लोगों को पता चला कि हमें जो रिप्रेजेंटेशन देना है वो किस तरीके से देना है, पॉपुलेशन के बेस पे देना है, कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको हम, वहाँ पे ज़्यादा सीट होंगी, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम सीट होगी। तो हुआ क्या, हमें पता है कि माइग्रेशन यहाँ से चल रहा था, है ना, इस रीजन से माइग्रेशन हुआ और नीचे लोग आए। ठीक, तो हुआ क्या, नीचे पॉपुलेशन बढ़ी, मैं आपको ग्रीन में दिखाता हूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, नेट गेन हुआ, इस प्लेन वाले रीजन में इधर भी पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, है ना, आपको यहाँ पे ज़्यादा सीट देनी पड़ेंगी, जो सीट्स हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर पहले ही तो पॉपुलेशन कम थी, ऊपर से लोग नीचे चले गए, तो यहाँ पे जनता कम बची। अब कम बची तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 10,000 के लिए एक हम एमएलए रख देंगे, तो फिर बात बनाई गई कि भाई एक काम करते हैं कि ऊपर की जो सीट है उनको मर्ज कर देते हैं, कुछ सीट है उनको हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सीट कुछ डिलीट होती है, ठीक, डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पे है ही नहीं, वो लोग चले गए नीचे, तो नीचे लोग ज़्यादा हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा सीट होंगी। ऊपर क्योंकि लोग कम बचे तो हमें कुछ सीटें यहाँ से हटानी पड़ेंगी। 2006 में कुछ सीटें यहाँ से हटाई जाएंगी, कुछ नीचे जोड़ी जाएंगी, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा। ठीक, अब देखो कौन कौन सी सीट डिलीट हुई। तो पौड़ी की थी थलीसेण, ये डिलीट हुई। ऐसे ही धूमकोट, पौड़ी की आपकी देखिए ये 2 सीट थी, एक थी थलीसेण, में नीचे लिख देता हूँ थलीसेण, और दूसरी थी धूमकोट, धूमकोट
ये 2 पौड़ी की थी जो क्या हुई, डिलीट हुई, लेकिन मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपको ये याद रखनी है। ठीक, ऐसे ही पिथौरागढ़ की थी कनाली छीना, कनाली छीना, कनाली छीना। ठीक, चमोली की नंदप्रयाग। तो कितनी हुई, 2, 3, 4। इधर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की थी भिकिया सेण, भिकिया सेण, अल्मोड़ा की थी भिकिया सेण। और बागेश्वर की कांडा, कांडा बागेश्वर की। तो देखिए ये डिलीट का इस पर मैं साइन अब लगाता हूँ, 2 ये, 1 ये, 3, 1 ये हुई 4, 1 ये 5, 1 6, तो टोटल 6 सीट डिलीट हुई। क्योंकि आप देखो सारी कहाँ की है, ऊपर की है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई थी जब हमने सेंसस में देखा, तो यहाँ पे कम, तो हमने सीट डिलीट कर दी। वो पॉपुलेशन नीचे आई, तो हम नीचे इसको ऐड करेंगे ना, सीट नीचे भी तो ऐड होंगी, तो नीचे फिर हमने सीट ऐड की, टोटल 70 ही रहा, लेकिन नीचे हमने ऐड की। जैसे नैनीताल की लाल कुआं, नैनीताल में लाल कुआं, उधम सिंह नगर में किच्छा और नानक मत्ता। ठीक, रायपुर देहरादून की, और हरिद्वार की भेल और हरिद्वार ग्रामीण। अब देखो हरिद्वार में क्या है, भेल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आई, तो इस वजह से यहाँ पे हमें 2 सीट ऐड करनी पड़ी। ठीक, ऐसे ही उधम सिंह नगर में भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पंतनगर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम है, तो उस वजह से यहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा आई माइग्रेट करके, तो किच्छा और नानक मत्ता 2 हमने यहाँ पे ऐड की, नैनीताल, लाल कुआं और रायपुर, क्योंकि देहरादून भी थोड़ा सा एक्सपेंड किया। ठीक, तो डिलीशन एडिशन समझ में आया क्यों हुआ था, कौन थे अध्यक्ष, कुलदीप सिंह अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, तो अब हम बाकी के क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। ठीक है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड के जनपदों का सही आरोही क्रम, इसको आप खुद से अरेंज कीजिए। आपने ज्योग्राफी का लेक्चर देखा होगा, मैंने ज्योग्राफी में कराया हुआ है, तो आप इसको खुद से अरेंज करना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामनगर विधानसभा क्षेत्र किसका भाग है? उधम सिंह नगर, नैनीताल, गढ़वाल, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र। तो देखिए अल्मोड़ा तो आपका ऊपर हुआ, यहाँ ये नहीं आएगा। जब परिसीमन हुआ तो इसके पहले नैनीताल का पार्ट था, लेकिन नैनीताल का पार्ट इसको हटा के गढ़वाल में इसको शामिल कर दिया गया है, तो थोड़ा सा ओड वन आउट है गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल का ये पार्ट है। इस टाइम अनिल बलूनी जी, बलूनी एमपी हैं। ठीक, और यहाँ के एमएलए रामनगर के बिष्ट जी हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा है, मींस ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? सबसे ईस्ट में मैंने आपसे बोला था एकदम पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ होना चाहिए, पिथौरागढ़ है। ठीक, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होते हैं। अब मनोनीत ये रिपीटेड पूछ रहे थे मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही डिलीट हो गया है, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको क्वेश्चन को ही खत्म कर दिया है ना। एंग्लो इंडियन थे लेकिन वो खत्म है। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब राज्य बना केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी, राज्य में नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की सरकार थी ना। चलिए, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो मैप देख लो ना, कितने बना रहे हैं, 5 बना रहे थे पहले भी। ये रिपीटेड क्वेश्चन आई थिंक, इसके पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया है कि 3 ऊपर चाइना से और 2 मीन्स, क्या क्वेश्चन किया हमने, वो गलत तो नहीं कर लिया? ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं। ठीक है, ये इसके पहला शायद पहले पेज पे भी यही क्वेश्चन था ना, फर्स्ट पेज पे भी यही क्वेश्चन था। कितने हैं? 5 है। तो 3 कौन से हैं? 3 तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। 3 तो ये हुए, एक उधम सिंह नगर, एक आपका चंपावत। ठीक, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम कौन सा है? अब नगर निगम का बड़ा सिस्टम है, अर्बन लोकल बॉडीज ना, तो एक बार नगर निगम देख लेते हैं कितने हैं उत्तराखंड में, ताकि आने वाला क्वेश्चन हम यहीं सोल्व कर लें। कभी अगर पूछता है
तो आराम से आपको पता रहेगा। ये आपका PDF है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में 9 नगर निगम हैं। ये कब तक थे? जब तक नया एडिशन नहीं हुआ था अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का। तो एक्चुअल में 9 दिसंबर 1998 को, हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस वाले को अभी मत देखो आप। 9 दिसंबर 1998 में बना देहरादून नगर निगम राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम बन गया। तो देहरादून सबसे बड़ा है, ठीक। उस समय पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। इससे उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम घोषित कर दिया था। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना तो देहरादून नगर पालिका का दर्जा खत्म हो गया। बाद में सन 2003 में उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे पुनर्गठित करने का नगर निगम घोषित कर दिया गया। तो देहरादून कब बना? 2003 में, ठीक। ऐसे ही इसके बाद सन 2011 में नई सेंसस हुई, पता चला पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो हरिद्वार और हल्द्वानी। तो 2011 की सेंसस, देखिए पहले 2001 की सेंसस हुई होगी ना, तो उसके बेस पे पता चला कि देहरादून सबसे बड़ा है, इसको बना दिया। फिर 2011 में सेंसस होती है, फिर से हम किसको बनाएंगे? हरिद्वार और हल्द्वानी, ठीक। इसके बाद वर्ष 2013 में उत्तराखंड सरकार ने 3 नए नगर पालिका बनाई, जिसमें रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की शामिल थे। तो 2013 में 3 फिर से बने, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की, ठीक। फिर 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार, 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार, ठीक। और 2021 में श्रीनगर, 2021 में श्रीनगर, ठीक। बाद में क्या किया कि सरकार ने 2 नए नगर निगम ऐड किए, जिनका नाम अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़, इसमें नहीं है क्या? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, 2 और ऐड करती है। क्या नाम है? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो न्यूली एडेड ये हैं। अब इनकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं? 11 हैं। नए कौन से हैं? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, और ये आपकी क्रोनोलॉजी, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि ये पॉपुलेशन के बेस पे बनते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा। तो ज़्यादातर आप देखो, देहरादून प्लेन में, हरिद्वार प्लेन में, हल्द्वानी प्लेन, रुद्रपुर प्लेन, काशीपुर प्लेन, रुड़की प्लेन, ऋषिकेश भी लगभग प्लेन में, कोटद्वार भी प्लेन में, सब ये प्लेन हो रहा था। लेकिन नगर निगम भाई ऊपर तो बन नहीं रहे हैं पहाड़ पे, इस वजह से वहाँ पे विकास उतना हो नहीं पाएगा। तो फिर श्रीनगर पहाड़ पे है ना, ये श्रीनगर, अल्मोड़ा पहाड़, पिथौरागढ़ पहाड़। तो अब हम पहाड़ की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि लगभग प्लेन के तो सारे ही बड़े शहर बन चुके हैं। यहाँ तक समझ में आया आराम से? तो अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, क्या पूछा हुआ था? नगर निगम, 8वां नगर निगम कौन सा है? आप काउंटिंग करके बताओ पहले। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, फिर 3 बनते हैं, 1 2 3, फिर 3 बनते हैं, 6 7 8। तो उस टाइम का ये लेटेस्ट न्यूज़ में होगा, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अच्छा, श्रीनगर तो देखिए 9वें नंबर का था ना, क्योंकि इसके बाद देखिए 10 और 11, एक अल्मोड़ा है, एक पिथौरागढ़ है, तो श्रीनगर तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन पता नहीं क्या है, ऋषिकेश, कोटद्वार, इनमें से कोई होगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ND तिवारी नहीं थे, भगत सिंह कोश्यारी नहीं थे, नित्यानंद स्वामी। रिपीटेड है। तो चलिए एक काम करें, हम CM को ही देख लेना, सारे CM कौन कौन से रहे हैं अभी तक, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी फिर बाद में कभी पूछता है तो। ठीक है, ये अपना CM साहब का चार्ट है ना, इसको देख लेना। पहले नित्यानंद स्वामी, तो फर्स्ट पूछेगा तो नित्यानंद स्वामी, फिर उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, ये भी BJP से ही थे। फिर पूछेंगे कि कांग्रेस के पहले कौन थे, तो ND तिवारी साहब, 2 से 7 तक रहेंगे, ठीक है। देन
BC खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी, ये भी बीजेपी से आएंगे। फिर रमेश पोखरियाल निशंक खंडूरी साहब, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, फिर हरीश रावत, फिर से हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी और धामी। ठीक, तो एक क्वेश्चन जो हम देख रहे थे कि यार 7 से 8 2008 में ना पंचायती राज एक्ट जो पारित हुआ, तो वो फिर BC खंडूरी, इसको करेक्ट कर लेना, भुवन चंद्र खंडूरी साहब, ये उस टाइम पे CM रहे होंगे, है ना। मैंने ND तिवारी बोल दिया था क्योंकि इनका कार्यकाल देखिए 7 के आसपास ही है, 7 और 7 से ट्रांजिशन वाले टाइम पीरियड में है। तो ये वकालत उस टाइम पे ही होने लगी थी, बात हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि उसका पारित होना इनके टाइम पे हुआ है, तो भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम करेक्ट कर लेते हैं यार। वो कौन सा क्वेश्चन है अपना? अच्छा, क्वेश्चन नहीं कराया ना मैंने आपको, बस वही उसके बारे में बताया था वहाँ पे। तिवारी जी बोल दिया था गलती से, करेक्ट कर लेना, है ना। कहाँ थे यार हम, ये है ना। अब देखिए, तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया रखना कि ज़्यादातर बीजेपी के रहे हैं, कांग्रेस के ND तिवारी साहब रहे हैं, किसी किसी के टाइम पे जो बहुत मेजर चीज़ रही हैं। जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा है कब, जब भाई सेंटर में मोदी सरकार या फिर बीजेपी की होगी और केंद्र में कोई दूसरी सरकार होगी, तभी तो प्रेसिडेंट रूल लगता है जनरली। तो 2 बार उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल लगा है, 1 बार 2 बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दोनों टाइम हरीश रावत साहब मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद भी हरीश रावत साहब आएंगे। तो 1 2 3, इन इनको एक तरह से कार्यकाल ये मिले, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के साथ। अब तीरथ सिंह, त्रिवेंद्र सिंह, अब इसमें क्या है ना, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। हरीश रावत तो आपने चलिए देख लिया, हरीश रावत 2014 से, जब से लगभग मोदी जी का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, तब से आपके हरीश रावत रहेंगे, हरीश रावत जी। ठीक, तो रावत तो है, लेकिन चलिए यहाँ से लेके आपको फिर गड़बड़ होती है कि त्रिवेंद्र, तीरथ सिंह, वो क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो हरीश तो है, फिर तीरथ और त्रिवेंद्र। तो पहले आप समझो त्रिवेंद्र मतलब भगवान शिव, है ना, त्रिकुंड और ये सब। आप तीरथ क्या है, त्रिवेद, त्रिकुंड, इनसे याद रख लेना कि पहले कोई भगवान का नाम है, उसके बाद आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, है ना, कोई भगवान का टेम्पल होगा। ठीक है, तो भगवान का मंदिर है, उसके बाद आप तीर्थ पे जा रहे हो। तो पहले हरीश रावत, फिर त्रिवेंद्र, उसके बाद आप तीर्थ करते हो, तीरथ सिंह रावत। फिर धामी साहब ने आके थोड़ा सा आसान बना दिया है चीज़ों को, वरना ये फिर और कोई रावत साहब आ जाते तो रावत 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 कन्फ्यूज़न हो जाता। तो एक तो आपसे क्रोनोलॉजी पूछेगा, दूसरा पूछेगा प्रेसिडेंट रूल लगा है, कब कब लगा है, 2016 में ही लगा है। ठीक है, 2016 में लगा है। उस टाइम पे मैं भी देहरादून में ही रहता था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लगा 2 बार, ये 3 रावत आपको तैयार हुए, पुष्कर सिंह धामी। अब इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये तो इनका कार्यकाल प्रेसिडेंट रूल की वजह से, आर्टिकल 356 लगने की वजह से इस तरह से आपको दिख रहा है क्रोनोलॉजी में, लेकिन टाइम पीरियड तो एक ही है ना, एक ही बार ही निर्वाचित हुए थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी एक तरीके से लगातार, यहाँ पे देखो, लगातार 2 बार CM रह चुके हैं, लगातार 2 बार CM, और इन सब में सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल देखिए, ये 1 साल, ये भी 1 साल का, ये पूरा 5 साल का था लगभग। ठीक, 2 मार्च से 7 मार्च तक, तो इनका थोड़ा सा कार्यकाल 5 साल का आप मान सकते हो। बाकी इनका भी 2 साल का था, ये 2 साल का, ये 1 साल का, ये 2 साल का।
ठीक है, ये भी 2 साल का है। बाकी इनका भी टाइम पीरियड पूरा करने दिया नहीं सरकार ने इनको। फिर 17-21 किसी का पूरा नहीं रहा। अब जो पुष्कर सिंह धामी साहब हैं, ये 21 से है और अब 26 चल रहा है, तो ये लगभग इनके 5 साल, 21, 5, 26 इस बार जुलाई में पूरे हो जाएंगे। तो ये एक तरह से 5 साल पूरे कर लेंगे और रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं किनका? एनडी तिवारी साहब का। अभी तक एनडी तिवारी जी हैं जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है। मैंने आपसे पॉलिटी में बताया भी था कि क्या इस तरह से शॉर्ट टेन्यूर रखना सीएम के उत्तराखंड के विकास में एक चैलेंज रहा है। उस वीडियो को आप चाहे देख सकते हो, नहीं तो अपना एक आंसर आपको इस पे तैयार रखना चाहिए। कभी भी मेंस इंटरव्यू कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है ना। इतने छोटे छोटे कार्यकाल सीएम साहब के। अब उत्तरांचल में नगर निगम की संख्या क्या है अब हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उत्तरांचल भाई 2006 से पहले का नाम, ये उस टाइम का क्वेश्चन होगा। तो उस टाइम पे कितने होंगे? देहरादून तो बन गया था 2003 में, तो एक तो होगा ही, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे। फिर से 3, फिर से 2000 मीन्स जो भी है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन अभी के लिए तो आउटडेटेड है। अभी ध्यान रखना 11 है। अब हमें नहीं पता है कब का क्वेश्चन है, तो हम कैसे बताएंगे कितनी है संख्या? वो अब पूछेगा तो फिर हम बता सकते हैं। ऐसे ही आपको लग रहा है कि कुछ और ज़्यादा पढ़ लेते तो हो जाएंगे क्वेश्चन, जो बेसिक नॉलेज है उसी से हो जाएंगे। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की गठन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका गठन कौन करेगा? तो वित्त मंत्री करेंगे क्या? वही वित्त मंत्री से तो बड़े मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री करेंगे तो वित्त मंत्री क्यों करेंगे? गृह मंत्री, इनसे बड़े भी सीएम है, तो या तो सीएम करेंगे या फिर राज्यपाल करेंगे। तो आंसर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लगभग उनका गठन राज्यपाल करते हैं। ठीक है। और जहाँ कन्फ्यूज़न हो ना आपको कभी, इसका अपॉइंटमेंट किसको शपथ देते हैं, कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, समझ में नहीं आ रहा हो, और ऑप्शन में प्रेसिडेंट या गवर्नर हो, तो अगर प्रेसिडेंट का है, सेंटर का क्वेश्चन है तो प्रेसिडेंट मार दो, स्टेट का है तो गवर्नर। ठीक है। अब उत्तरांचल राज्य की विधायिका के कुल 70 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है, 70 है। राज्य की एक सदनीय विधायिका है, हाँ एक सदनीय है, 2 सदन नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद कहाँ है? देश के सिर्फ 6 राज्यों में है, उत्तराखंड, बिहार। क्रोनोलॉजी में याद रखो, यूपी, बिहार, आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दोनों पास पास ही हैं, एक ही हैं। 4 हुए, 5वां ऊपर महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटका, 6 राज्यों में है। पहले J&K में थी, लेकिन वहाँ पे भंग कर दी गई। ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल जिला, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, माइक बैटरी है इसमें। चलिए, कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो रुड़की, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो रुद्रप्रयाग तो है, बागेश्वर है, उधम सिंह नगर है, रुड़की नहीं है, ये हरिद्वार के अंडर आता है। हरिद्वार, हरि का द्वार। ऐसे ही जैविक, ये करंट अफेयर का है ना, इसको रहने देते हैं। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा शायद। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन करने हेतु राज्य सरकार ने किस आयोग को बनाया था? तो लिब्राहन आयोग। ये किस लिए बना था? ये तो बाबरी मस्जिद का जो इशू था उसके लिए था, बाबरी मस्जिद केस का। ठीक है। दीक्षित ये भी नहीं थे, पंत आयोग नहीं, बनर्जी आयोग था। और इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कैसे कि देखिए उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी अस्मिता के नाम पे राज्य बना है, तो हमें जो जन भावना है उसका ध्यान रखना है, जन भावना का। दूसरा, प्रशासनिक कन्वीनियंस भी देखना है, एफिशिएंसी देखनी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए। तीसरा कि जो बैलेंस है गढ़वाल और कुमाऊं उसको बना के रखना है उसके हिसाब से। फिर चौथा इनका पॉइंट था कि और हमें क्या करना है कि ये है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी देखनी है कि भाई डिज़ास्टर रेजिलिएंट हो या डिज़ास्टर कम आते हो, उस हिसाब से देखा। तो इन्होंने भराड़ीसेण या फिर गैरसेण को चमोली ज़िले में बोला कि ये समर कैपिटल के रूप में सही रहेगी और इसको स्थायी राजधानी बना देंगे, लेकिन वर्तमान में जो देहरादून कैपिटल है उसको शिफ्ट करना है, लेकिन बहुत ग्रेजुअल शिफ्ट करने की इन्होंने सिफारिश दी थी, सडन शिफ्ट नहीं करना है।
तो धीरे धीरे यहाँ पे पहले इंफ्रा बनाओ, इंफ्रा बनाया सरकार ने, विधानसभा वगैरह बनाई, फिर धीरे धीरे जब प्रशासनिक सेवा ऊपर पहुँचेगी, यहाँ पे विकास होगा, तो हम शिफ्ट करके यहाँ ले जाएंगे ग्रेजुअल देहरादून से। तो उससे क्या होगा, देखिए गढ़वाल के लोगों के लिए भी इक्वल पड़ेगी, कुमाऊं के लिए भी इक्वल है, पहाड़ की राजधानी, पहाड़ पे जन भावनाओं का भी ध्यान रखेंगे, प्रशासन भी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं में बैलेंस बन रहा है और सिक्योरिटी भी है, दूधा टोली की रेंज है ऊपर। ठीक है, तो बनर्जी आयोग था, याद रखना। अब जल्दी से आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद अभी सेंसस कराएंगे, उसमें देखेंगे कौन सा है। ठीक है, मैं आपके दिमाग में फालतू ये चीज़ नहीं डालना चाह रहा अभी कि फिर सेंसस का डेटा इसमें आ जाए। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई, आप खुद बता सकते हो, कौन सा नवंबर है, 9 नवंबर है। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का तो किसी भी नगर का नगर प्रमुख कौन अपॉइंट करता होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यार इसका कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी होगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ और आपका ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसमें इलेक्टेड होंगे ज़्यादातर लोग, तो राज्यपाल द्वारा नामित, राज्यपाल भी क्यों करेंगे। स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो उत्तरांचल में जो नगर निगम है, नगर निगम, इसके इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट में तो जनता ही डिसाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, जनजाति के लिए, ट्राइब्स के लिए? तो 2 हैं, कौन कौन से हैं? एक है नानक मत्ता और दूसरा है चक्राता, देहरादून, और ये इधर उधम सिंह नगर में, ये उधम सिंह नगर में है, ये देहरादून में है। ठीक है, एक कुमाऊं हुआ, एक गढ़वाल हुआ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायाधीशों की हम बात करें तो ए देसाई, लेकिन इनके साथ हम देख लेते हैं बाकी और कौन कौन थे, ताकि कभी पूछ ले तो यहाँ से गलती नहीं होने पाए। देखिए सबसे पहले अशोक देसाई, कब? जब राज्य बना, लगभग 26 दिन का इनका टेन्योर था, और प्रथम ये उत्तराखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। ठीक है, उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे? KR नारायण, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, अशोक देसाई साहब। ठीक है, उसके बाद इनको 2 साल का कार्यकाल भी मिलता है, तो पूरा ये लगभग 2000 से लेके 2006-03 तक यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो 2 साल 115 दिन का इनको कार्यकाल अब मिला, और 26 दिन का पहले, तो 2 साल 142 दिन लगभग इनको मिल जाते हैं। ऐसे ही उसके बाद प्रकाश चंद्र वर्मा, इनको टेम्परेरी बनाया गया था उस टाइम पे एक्टिंग, क्योंकि जब ये रिज़ाइन करेंगे तो किसी को तो एक्टिंग वहाँ पे बनना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सरोज होमी कपाड़िया जी। ठीक है, इनका कार्यकाल लगभग 134 दिन का था, और इनका शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। ये बाद में हाई कोर्ट में एलिवेट हो गए, और ये 38वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो सरोज होमी कपाड़िया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, उत्तराखंड के जितने भी हाई कोर्ट में आएंगे ज़्यादातर लोग चीफ जस्टिस बन जाएंगे। यहाँ पे ये कृपा है, देवभूमि का ये फ़ायदा है। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखना, नाम क्या बस आप सुनते जाओ, बाकी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद फिर से PC वर्मा साहब बनेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी। उसके बाद आएंगे विकास श्रीधर। ठीक है, ये बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। चलिए, इतना याद नहीं रखना। फिर साइरस जोसेफ ये कहाँ से थे? केरला से थे। फिर प्रकाश चंद्र वर्मा, ये टेम्परेरी इसमें आते रहेंगे, एक्टिंग के लिए आते रहेंगे बीच बीच में। अब लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, मीन्स सबसे बड़ा जिन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम किया हो। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, एक्टिंग, कि बीच में जैसे किसी का कार्यकाल खत्म हुआ, आपको टेम्परेरी बना दिया एक्टिंग के लिए, तो PC वर्मा साहब का आपको नाम याद रखना है। ठीक, सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने सर्व किया। इनके बाद राजीव गुप्ता साहब, विनोद कुमार गुप्ता, विपिन चंद्र कंडपाल जी। ठीक है, ऐसी तरुण अग्रवाल, तो ये चलता रहेगा। इनके कार्यकाल को आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे। फिर आएंगे आपके JS खेहर साहब, जगदीश चंद्र खेहर। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते हैं, और
इंडिया के 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, JS खेहर साहब। ठीक, ऐसे ही फिर बरीन घोष, बाद में सुधांशु धूलिया, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे बाद में, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं। अब कुटिल मैथ्यू जोसेफ, KM जोसेफ, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड रहे, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए। तो इनका कार्यकाल देखो 4 साल 6 दिन का है। KM जोसेफ, KN जोसेफ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। राजीव शर्मा, ठीक है, रमेश रंगनाथन, जिनके कार्यकाल में कुछ ऐसा रहा नहीं ज़्यादा, तो उस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। विपिन सांघवी, ठीक है। फिर फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, ये काम का है, रितु बहारी। ठीक, 249 दिन का इनका कार्यकाल था 2024 के टाइम पे, और उस टाइम पे आयोग में एक क्वेश्चन भी इन पे पूछा गया था। अपर में नहीं, किसी एक उत्तराखंड के एग्जाम में इन पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि फर्स्ट फीमेल थी ना। चलिए, फिर उसके बाद मनोज कुमार गुप्ता और नरेंद्र जी। अभी कौन है अपने 10 जनवरी से? मनोज कुमार गुप्ता, MK गुप्ता जी। तो अब ज़्यादा आपको नहीं याद रखना, बस जो मेन चीज़ है वो क्या याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिंग चीफ जस्टिस PC वर्मा, पहले अशोक देसाई। ठीक, सबसे लंबा कार्यकाल जिसका रहा वो KM जोसेफ, पहली फीमेल रितु बहारी। ठीक, ये याद रहेगा। ऐसे कितने जज हुए हैं, चीफ जस्टिस हुए हैं उत्तराखंड में, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? तो एक तो SH कपाड़िया जी 38वें थे। ठीक, ऐसे ही 44वें थे JS खेहर साहब, जगदीश चंद्र खेहर। याद रहेगा, फीमेल रितु बहारी, और आज के टाइम पे मनोज कुमार गुप्ता जी। ठीक है, इतना याद रहेगा तो काफ़ी है। अब चलिए, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है, तो भाई जिस भी समुदाय से होता था वो ख़त्म कर दिया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 5 है ना, 5 है, 3 राज्यसभा है, 5 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, ये भी आपका PYQ से हो गया। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे प्राप्त है? तो पहली हिंदी है, ठीक है, दूसरी संस्कृत है, क्योंकि देवभूमि है, मंत्रों के उच्चारण, 4 धाम, सब कुछ वेद पुराण उसी से इंस्पायर्ड है, तो संस्कृत आपका होगा। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, तो ये तो कंचना सी भट्टाचार्य, कंचन सिंह भट्टाचार्य होना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो BJP की सरकार थी, BJP। अब BJP को क्या बोलते हैं? NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, NDA, इसी को बोलेंगे, इसी की सरकार थी। पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? केंद्र सरकार की इच्छा, हो सकता है। पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, बिल्कुल हो सकता है। असंतुलन, विकास का पिछड़ापन, ठीक है। पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान। तो आप बताइए, इतने क्लोज ऑप्शन उसने दिए। तो केंद्र सरकार की इच्छा, अगर किसी की इच्छा होगी तो मीन सरकार की इच्छा है केंद्र सरकार की, तो क्या ऐसे ही किसी भी राज्य को कभी भी बना देगी? नहीं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी से ही बना देगी, कुछ पब्लिक का भी तो यहाँ से जनमानस का सपोर्ट होना चाहिए। तो पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये भी नहीं कह सकते। असंतुलित विकास का पिछड़ापन या पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान, जो हाँ हिल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, उसका मुद्दा ये होगा। ठीक है, बहुत क्लोज ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा क्लोज। ठीक है, तो इसमें एग्जाम हॉल में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसमें आप गलत भी लगा के आए तो यहाँ पे फिर आप, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई क्वेश्चन की वजह से आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही लगभग उस नेचर का है, बहुत सब्जेक्टिव है। उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड के नाम से? अभी देखिए 2025 के प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा है, हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिनियम 2011 के तहत फाइन की बात थी, तो उस टाइम ये 2012 का है,
ठीक है, 1 साल के एक्ट आपको करके जाने हैं। अभी मैं कराऊंगा आपको, जो ईयर बुक है उसमें एक्ट दिए हुए हैं 2019 से लेके 25 तक। तो 6 साल के हम एक्ट देखेंगे। उस टाइम के हिसाब से इसमें क्या संशोधन, 500 से 5000 तक, है ना। फाइन लगाने की बात थी कि देखिए आप जाएंगे तो आपको जो पहले अधिकारी होंगे, आप उनसे असंतुष्ट हो तो द्वितीय अधिकारी के पास जा सकते हो, वो फाइन लगाएंगे और वो फाइन अपीलेट में आपको 500 से 5000 तक हो सकता है। इस तरीके का था। गठन के आधार पर उत्तराखंड कौन सा है, 27वां। राज्यसभा सदस्य कितने हैं, ना 2 हैं, ना 1 है, ना 5, तो लोकसभा के हैं 3 हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो पहले भी इन्होंने पूछा हुआ है, NP नवानी साहब, है ना। ग्रीन स्कूल की अवधारणा प्रतिपादक कौन थे, तो ये करंट और ये रेस्पेक्टिव उसमें हम डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, तो देखिए इनका आपको बताना है। AK देसाई नहीं, बरीन घोष नहीं, PC वर्मा नहीं, न्यायमूर्ति HS कपाड़िया, HS कपाड़िया। और दूसरे पूछेंगे तो जस्टिस खेहर साहब, खेहर, ठीक है, 44th, ये 38 थे। तो क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो नारायण साहब थे, KR नारायण, ठीक है। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, हिमालय का फैलाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 जिले बनाने की घोषणा की, इनमें से कौन सा नहीं है। तो 2011, ये 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 जिलों की घोषणा थी, अभी तक नहीं बने हैं, ठीक है। तो 4 के आपको नाम पता होने चाहिए, कभी फिर से पूछ ले। एक था यमुनोत्री, यमुनोत्री। दूसरा था कोटद्वार, कोटद्वार। तीसरा था रानीखेत, रानीखेत। और एक था डीडी हाट, डीडी हाट। तो इसमें कौन सा जिला है, तो रामनगर तो नहीं है, काशीपुर भी नहीं, चकराता नहीं, डीडी हाट, डीडी हाट, रानीखेत, कोटद्वार, यमुनोत्री, है ना। इसी तरीके से बनाए हैं कि एक यमुनोत्री, एक कोटद्वार, ये गढ़वाल में, और आपका रानीखेत, रानीखेत और डीडी हाट कुमाऊं में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, मार्गरेट अल्वा फर्स्ट वीमेन थी। सुदर्शन अग्रवाल राज्यपाल थे, लेकिन पहले की बात नहीं है। BL जोशी सबसे कम टेन्यूर वाले, नहीं कम एज वाले, याद रखना इसको, कम एज थी इनकी। ऐसे ही वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार ने जिस नए विभाग की स्थापना की, देखिए इसी साल ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 2011। उसके पहले एक क्वेश्चन और पूछा था इसने 2011, तो उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम, यही पूछा था ना 2011, आप देखो वही है। तो सेवा अधिकार अधिनियम, उसके बारे में पूछा है। तो किस विभाग का है, सेवा, राइट टू सर्विस, तो मत्स्य के लिए थोड़ी होगा, युवा कल्याण की नहीं, खेलकूद की नहीं, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा, पब्लिक सर्विस, इसके लिए ही था। तो आप 11 का अगर क्वेश्चन पेपर देख के गए उस साल, जिस भी एग्जाम में पेपर कंडक्ट किए गए हैं उत्तराखंड के, तो आराम से आपका क्वेश्चन ये बन जाता। मुक्त यूनिवर्सिटी कहाँ है, हल्द्वानी में है, ठीक है। उत्तराखंड सही नहीं है, तो 27वां राज्य है, ये तो सही है। इसकी विस्थापिका एक सदन है, तो यूनिकैमरलिज्म है, ठीक है। विधानसभा है, विधान परिषद इसमें नहीं है, ये भी सही है। इसमें 95 विकास खंड और 78 तहसीलें हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इसने लास्ट में पूछा है कि इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं, 75 नहीं है 70 है। तो आपसे रोंग पूछ रहा है, तो रोंग ये होगा। तो आपसे कुल मिला के वो इतना पूछ रहा है कि भाई 75 है या 70 जिले वो हैं विधानसभा सीटें, तो 70 सीटें हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप याद रख लो, 95 विकास खंड है, 78 तहसीलें हैं, है ना। इतना काम का है, बाकी ये अपना हो गया है। चलिए, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्री में से किसने की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उत्तराखंड कब नाम, तो मैं आपसे देखिए, इसने पहले 2006 भी दिया था एक ऑप्शन में, हमने 6 लगाया था, लेकिन अब क्योंकि 7 दिया है, 1 जनवरी 2007 से लागू हुआ, तो 7 लगाएंगे, है ना। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण विकास सेंटर कहाँ स्थित है, गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्था स्थित है, कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में नहीं है, कोटद्वार रुद्रपुर नहीं है, कोसी कटारमल में है,
ठीक है, कोसी कटारमल में। नेक्स्ट है सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो आयुक्त का, कमिश्नर का नहीं, जिला दंड अधिकारी नहीं, जिला वन अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो डीएफओ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट पे इन्हीं का अधिकार। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ध्यान रखना पहला और दूसरा कि एक तो थी इंटरिम, आंतरिक। इंटरिम में कौन थे? आपके प्रकाश पंत। और जो इलेक्टेड थी पहली बार बने तो यशपाल आर्या। अब ये क्या पूछ रहा है? प्रथम निर्वाचित का पूछ रहा है ना, तो पहली निर्वाचित के तो आपके यशपाल आर्या होंगे, प्रकाश पंत होंगे इंटरिम के। ठीक। उत्तराखंड के कितने जिले बृहद हिमालय में फैलाव है? गंगा गाय महिला डेयरी योजना, ये तो इकोनॉमी में हमने डिस्कस की है। उत्तराखंड के कितने जिले बृहद हिमालय में आते हैं? ग्रेट हिमालय में कितने जिले आते हैं? तो आपने ज्योग्राफी देखी है। और चलिए, ये आपका ग्रेट हिमालय है, यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? चमोली, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, 3, 2, 5 तो यही हुए। इसमें कितने ऑप्शन दिए हुए? 5, और थोड़ा पौड़ी भी आएगा ना आपका, है ना, वो दूधा टोली उस वाली रेंज का। तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। बाकी देखिए सारे क्वेश्चन अपने पूरे हुए। अब यहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोटा है तो आप उसका आंसर ही बता देना, है ना। कुछ अगर मिसिंग रह गया हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ध्यान नहीं रहता कि कुछ बीच में मैंने छोड़ा हो और बाद में शायद नहीं हो पाया हो, तो आप उसमें बता देना कमेंट सेक्शन में क्या है उसका आंसर। उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आप भी थोड़ा बहुत सर्च कर लोगे और मुझे भी एक बार पता चल जाएगा कि अच्छा ये रह गया था। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर में। आप पूरा आपको ज्योग्राफी करा दी है, ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी कराई है, इकोनॉमी कराई है। तीनों के 10-10 घंटे के लेक्चर भी हैं और तीनों की आपकी PYQs की ये वीडियो भी बन चुकी है। अब आपका एक सब्जेक्ट बचता है, वो है उत्तराखंड हिस्ट्री कल्चर। उसको देखेंगे, उसके PYQs और इसको पूरा करेंगे, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।